हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का द एनआईपी फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो मैं दुर्ग यूनिवर्सिटी के हमारे जितने स्टूडेंट्स जिनका अपकमिंग एग्जाम अभी बचा हुआ है, डीएसई डिपार्टमेंट स्पेसिफिक कंपलसरी पेपर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी के नियम टाइटल के पेपर का एक क्विक रिवीजन जो हमारे नोट्स हैं उसके बेस पे क्विक रिवीजन कहें या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम एग्जाम के लिए अपने प्रिपरेशन में इतने जो आने वाले कम टाइम में कंटेंट कर पाएंगे उस पर्पज से इस वीडियो को बना रहा हूँ जो कि स्टूडेंट्स के डिमांड पे है। तो ये एक्चुअली मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों का पेपर हो चुका है। अब तो हम लोग बस कुछ दिनों में फोर्थ सेमेस्टर भी चालू करने वाले हैं। तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। बेसिकली मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम इसको दुर्ग यूनिवर्सिटी या हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग के बच्चों के लिए इस वीडियो को प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनके अभी नेक्स्ट विथ इन वीक में उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो हम यूनिट वाइज़ एक-एक यूनिट करके 4 यूनिट है हमारे पास। उन चारों यूनिट में हम उन टॉपिक्स को टारगेट करेंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबल हैं और मैं समझता हूँ कि ये चारों यूनिट का नोट्स आपके पास ज़रूर होगा, तो फिर आपको अलग से नोट वगैरह करने की या किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप उस नोट से उस चीज़ को ज़रूर मिला लीजिएगा। हिंदी के मटेरियल भी थोड़े बहुत डले हुए हैं, आपके पास भी कुछ ना कुछ स्टडी का रिसोर्स होगा, तो उससे थोड़े से मैच करेंगे। हमारे पास हमारे चैनल पे 2 बड़े यूनिवर्सिटीज़ इस राज्य के जो कि पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी है और एक अटल बिहारी यूनिवर्सिटी बिलासपुर के, दोनों के डीएससी के पेपर आपके डले हुए हैं। आप उन पेपर्स से भी आइडिया लीजिएगा। मैं यहाँ पे अपने पर्सपेक्टिव से क्या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो जो कि डेफिनेटली आपके एग्जाम के पेपर में रिफ्लेक्ट होने वाला है, उस पे बात करूँगा। थोड़ा एक ही वीडियो में खत्म करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा समय इस पे अपन व्यतीत नहीं करेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आपको आती हैं, उस पे मैं ज़्यादा बात यहाँ पे नहीं करूँगा। एग्जाम ओरिएंटेड बड़े मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादातर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उस पे अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट का टॉपिक क्या है, सिलेबस क्या है, उस पे भी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये बेसिक डेफिनेशंस हैं, ये कि ऊष्मागतिकी निकाय क्या होता है, क्या होता है। अभी तक आप पढ़ते-पढ़ते आपको इतना सारा चीज़ बेसिक चीज़ यहाँ पे पता चल गया होगा। अगर आप नहीं जानते तो ये नोट्स से आप एक बार सरसरी निगाह से इन छोटी-छोटी परिभाषाओं को रीड कर लीजिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मैं आता हूँ सबसे पहले इस पर्टिकुलर फर्स्ट यूनिट के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के सिलसिले में, जो सबसे पहले नंबर पे हमारे लिए मिलेगा, उस पे आता हूँ, ठीक है? तो ये सारी परिभाषाएँ हैं, इसे आप ज़रूर पढ़ के जाइए कि ऊष्मागतिकी का शून्यमा नियम क्या होता है। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में या 4 मार्क्स के मीडियम रेंज के क्वेश्चन में आपसे पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है और ये कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, ठीक? तो अपन एक इम्पोर्टेंट सेक्शन को इस तरह से डिफाइन करते जाते हैं कि ऊष्मागतिकी का शून्यमा नियम क्या है, इसे आप ज़रूर बनाएँ। लिखना बड़ा ईज़ी है, कांसेप्ट भी बड़ा ईज़ी है। इस तरह से डायग्राम में यदि 2 निकाय एक दूसरे से जो कि सेपरेट हैं, जो कि किसी भी टाइप से कंडक्टिंग नहीं है, उसे तीसरे निकाय से यदि हम लोग जोड़ दें जो कि जिससे वो कंडक्टिंग है, मतलब पहला निकाय ए इससे ऊष्मा का आदान-प्रदान कर सकता है और दूसरा निकाय बी इससे ऊष्मा का आदान-प्रदान कर सकता है, तो रिजल्टेंट ये होता है कि ए और बी भी ऊष्मीय रूप से साम्य होते हैं। मतलब जितना टेम्परेचर के साथ वो बैलेंस इसके साथ बनाता है ए और बी सी के साथ बनाता है, उतना ही ए और बी भी आपस में बना के रखते हैं रफ-रफ भाषा में। आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत ईज़ी तरीके से समझ में आ जाएगा कि यदि 2 निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग-अलग तापीय साम्य में हैं, तब वे एक दूसरे के साथ भी तापीय साम्य में होते हैं। ठीक? तो इतना लिख के आना है आपको, आपके मार्क्स एक भी नहीं कटेंगे। आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को कर सकते हैं। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ये आता है कि ऊष्मागतिकी का शून्यमा नियम क्या है, ठीक? एक मीडियम साइज़ का क्वेश्चन है, इसे इस तरह से आप प्रिपेयर करिएगा। उसके बाद अगर अपन आगे बढ़ते हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो कि डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन कि सिंपल तरीके से यहाँ पर भी छोटी-छोटी चीज़ें आएँगी। मैं इसके बहुत इम्पोर्टेंट बड़े मार्क्स के चीज़ पे टारगेट करूँगा। एक तो डेफिनेशन आपको पता होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है। क्विक तरीके से अपन जाने तो इक्वेशन अगर आपको दिमाग में है, तो बस आपको पता होना चाहिए कि यदि आप किसी भी निकाय को कुछ ऊष्मा देते हैं, तो उस दिए हुए ऊष्मा का आधा भाग उसके इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन बढ़ाने, घटाने सब में लग जाता है और जो बचा हुआ पार्ट है वो किए गए कार्य के रूप में
प्रदर्शित होता है। अब निकायों की डिफरेंट डिफरेंट परिभाषा के अनुसार कुछ रूल कि निकाय कार्य करके देगा या निकाय पे हमें कार्य करना पड़ेगा। जैसे अब सपोज निकाय कहने का तात्पर्य है जो गैस है या डिफरेंट जो हम लोग इंजन यूज करते हैं उसके अंदर जो पदार्थ हम लोग यूज करते हैं उसे उस पूरे एक होल सिस्टम को निकाय या सिस्टम अंग्रेजी में कहा जाता है। तो वो काम करके दे रहा है कि हमें उस पे काम करना पड़ रहा है। पिस्टन खुद ही बाहर की ओर खिसक रहा है या बाहर से दबाव लगा के पिस्टन को दबाया जा रहा है। तो ये सारी छोटी-छोटी चीजें हैं। तो पॉजिटिव, नेगेटिव इस तरह की चीजें जो परिभाषाएं हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई हैं। एक रीडिंग आप इसको करिएगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये छोटे-छोटे कंसेप्ट हैं। ठीक, मैं मेन अपने पर्पस की ओर इसमें आगे बढ़ता हूँ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन वाइज आप जरूर इसको याद रखेंगे। कुछ छोटे-छोटे डेफिनेशन हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस कैसे घटित होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में उसके बारे में बात की गई है, परिभाषित किया गया है उसे और बहुत ही छोटे शब्दों में। तो आप यहाँ से रीड करेंगे कि नाम से स्पष्ट है समतापी प्रक्रम मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो भाई इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होता है। तो इक्वेशन ऐसे बदल जाता है। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो बाहर से ना तो हम उसको हीट देंगे ना तो हीट लेंगे, तो भाई क्यू का कोई रोल ही नहीं है। तो डी क्यू जीरो होता है तो इक्वेशन ऐसे बन जाता है। तो ये एक बेसिक आइडिया है, एक स्ट्रोक में आप पढ़ेंगे यहाँ पे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जितने की जरूरत थी हमने उतना हमारे नोट्स में यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। ठीक, फिर साइक्लिक प्रोसेस क्या है? तो साइक्लिक प्रोसेस मतलब कोई निकाय यदि विभिन्न टाइप की अवस्थाओं से होके गुजर के अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो वो साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। और हर प्रकार के इंजन को कार्य परफॉर्म करने के लिए साइक्लिक प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ता है। और साइक्लिक प्रोसेस कहने का तात्पर्य यह है कि आप जहां से चले थे वहीं आ गए, तो आपके इंटरनल एनर्जी में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं हुई। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए एक बेसिक डेफिनेशन है कि इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होता है, तो du इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो डेफिनेशन फिर आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत ज्यादा वो बेसिक नहीं है। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इस यूनिट में जो पढ़ाया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप परिभाषा याद रखिएगा। ठीक, मेन क्वेश्चन इस पे बेस्ड है वो सीपी माइनस सीवी है कि सीपी माइनस सीवी क्या होता है गैस की स्पेसिफिक हीट के अकॉर्डिंग। तो वो हम थर्मोडायनामिक के पोटेंशियल्स जब पढ़ लेंगे उसके एप्लीकेशन पे आएगा वो। तो यहाँ पे जिस मेथड से मैंने बनाया है उस मेथड्स को आप एग्जाम ओरिएंटेड वे में तैयार मत करिएगा, ये केवल आपके डेफिनेशन के लिए। तो एक तो डेफिनेशन तो आप जानेंगे कि गैस की दो प्रकार की विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं, एक को सीपी बोलते हैं, एक को सीवी बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो बेसिक डेफिनेशन यहाँ से रीड कर लीजिएगा आप। ये जो गैस की दो विशिष्ट ऊष्माएं हैं उसी के बारे में नोटेशन वाइज कैसे लिखेंगे, क्या उसका एक सिंबल होगा, सीवी कैसे लिखते हैं भाई, कि ताप में क्या परिवर्तन है। ठीक, तो ये नोटेशंस आप याद रखिएगा, डेफिनेटली आप इसको जानते हैं अच्छे से, ये दोनों चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला रिलेशन यहां से मत पढ़िएगा, इस फॉर्म में आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक, मैंने स्टार्टिंग में जरूरी से पढ़ा दिया था यहाँ पर। तो सीपी माइनस सीवी निकालने के लिए ये एक कैलकुलेशन है। हमें सीपी माइनस सीवी कैलकुलेट करना है थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस, जिसको हम लोग मैक्सवेल के इक्वेशन बोलते हैं, उसके एप्लीकेशन के फॉर्म में। तो आपके एग्जाम में अगर सीपी माइनस सीवी आ रहा है तो वो मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस के एप्लीकेशन के फॉर्म में आएगा। तो ये वाला आप इसको छोड़ के रखेंगे। आगे सेकेंड यूनिट में उसको और क्लियर किया हूँ, वहां से उसको डीप में पढ़ना है। ठीक, तो ये इस फॉर्म में नहीं आएगा आपके एग्जाम में। अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। तो एडियाबेटिक इक्वेशन कि जब एडियाबेटिक प्रोसेस होता है तो अवस्था समीकरण क्या होता है उसके बारे में सिर्फ आपको इक्वेशन को जानना है, उसके डेरिवेशन पे आप नहीं रहेंगे। ठीक, इक्वेशन पे जानना है कहने मतलब जब कार्नो इंजन पढ़ेंगे तो इस इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो एक बेसिक फॉर्मूला एडियाबेटिक इक्वेशन, ये आपको डिटेल में सॉल्व करने के लिए नहीं पूछेगा एग्जाम में। ये वाला जो डेरिवेशन आपसे आया है यहाँ पर, इसका जो रिजल्ट है उसका यूज है, तो उसे याद करके चलना है। ठीक, फिर भी कंसेप्ट बनाने के लिए जब हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो इसे जरूर डिराइव करके लेके आते हैं, इसलिए स्टार्टिंग में इसे पढ़ाया गया है। एग्जाम ओरिएंटेड वे में आपको जो महत्वपूर्ण चीज है, जो याद रहने वाली चीज है, वो ये है कि आपको ये पता हो कि एडियाबेटिक इक्वेशन या स्टेट के लिए पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, जबकि आइडियल गैस के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी या पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, ये सब जो लगता है। लेकिन एडियाबेटिक कंडीशन में
पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। वैसे ही टी वी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। आगे आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ये देखिए, ये वाला, ये याद रख के चलना है, ये टी वी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से ये दो इंपॉर्टेंट चीज इक्वेशन है जो कि याद करने हैं। मे बी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ भी सकता है कि निम्न में से कौन सा एडियाबेटिक इक्वेशंस को निरूपित करता है। तो आप चार ऑप्शंस में से, चाहे वो पी वी की पावर गामा के फॉर्म में लिखा हो या टी वी की पावर गामा माइनस वन के फॉर्म में लिखा हो, उस फॉर्म में आप छांटिएगा, वहां पे देखिएगा। ठीक है, तो रुद्धोष्म समीकरण ये सब चीज उसी प्रकार से है। अब आता है महत्वपूर्ण टॉपिक, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्जाम में डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। मे बी रविशंकर और बिलासपुर यूनिवर्सिटी दोनों में से किसी एक के डीएससी के पेपर में ही आया भी हुआ है। बेसिक है, इजी है, और टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसे आप जरूर इसी तरीके से वर्ड टू वर्ड करके जाइए। हमें क्या करना है, समतापी प्रक्रम में कितना कार्य करना पड़ता है उसका व्यंजक निकालना है। कि जब प्रोसेस आइसोथर्मल है तो आप कैसे उसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में कैसे वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है, और किए गए कार्य को हम लोग प्रेशर एंड टू वॉल्यूम चेंज के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में गैस का प्रसार होता है या गैस का संपीड़न होता है, तो एक्चुअल में हम लोग प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर लगाते हैं तो उसके वॉल्यूम में परिवर्तन होगा। जैसे प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम है तो गैस फैलेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो किए गए कार्य की जो परिभाषा है वो प्रेशर और वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। तो ये कार्य की परिभाषा है कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी वन से वी टू पी डी वी, या फिर एरिया बिटवीन द कर्व। अगर हम लोग ये डायग्राम वाइज देखें तो ए बी बी ए के बीच का जो एरिया होगा वही किए गए कार्य के बराबर होता है। अब ये रुद्धोष्म प्रक्रम हो गया, एक पेज में जंप कर गया हूँ, ये वाला, हाँ ठीक, कर्व तो वही रहेगा, एरिया ए बी बी ए का। तो समतापिक प्रक्रम में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इस पीडीवी के फॉर्मूले में आप आइडियल गैस इक्वेशन या गैस इक्वेशन से P इज इक्वल टू आर टी के यूज करके P की वैल्यू पुट कर दोगे, आर टी बाई वी, और ये सिंपल मैथ्स हो जाता है। वन अपॉन वी का इंटीग्रेशन लॉग वी होता है। आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देने हैं, और लॉग का एक फैक्टराइज्ड कांस्टेंट जिसका वैल्यू 2.303 होता है। अगर लॉग को ई बेस को 10 बेस में चेंज करेंगे तो ये मिल जाता है, और उस रूप में इसे लिख देना है। तो ये जो निकाल के लेके आते हैं बेसिक सा इजी सा, ये समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य है। ठीक, समतापी प्रक्रम में चूंकि ताप का आदान प्रदान नहीं होता, इसलिए इंटरनल एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जीरो होता है। इसलिए यहाँ पे साइड में वो एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है, बिकॉज टी इज कांस्टेंट हेंस डी यू इज इक्वल टू जीरो एंड डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। मतलब जितनी ऊष्मा आप देते हैं वो पूरी पूरी रूप में कार्य में परिवर्तित हो जाती है। आइडियली ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको एक आपने यहाँ सीखा कि समतापी प्रक्रम में कितना काम करना पड़ता है, वैसे ही ये कि रुद्धोष्म प्रक्रम में कितना काम करना पड़ता है, ये आया हुआ है एग्जाम में। इसको आप एज अ टीज ऐसे ही करके जाएंगे। यहाँ पर भी डायग्राम आप बनाएंगे भाई कि एक सिस्टम का इनिशियल स्थिति ए पर है, वर्क डन के बाद वो बी पे चला जाता है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है, वॉल्यूम में परिवर्तन dV है, ये सब चीज लिखेंगे आप। प्रेशर एक एक्सिस पे है, सिंपल। फिर से कार्य की परिभाषा। अब यहाँ पे प्रेशर P की वैल्यू जो पुट करनी है, और चूंकि ये रुद्धोष्म प्रक्रम है तो फिर मैंने बोला कि ये इक्वेशन का याद हमको रहना चाहिए कि रुद्धोष्म प्रक्रिया में PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, जबकि नॉर्मल कंडीशन में समतापी प्रक्रम में पीवी इज इक्वल टू आर टी होता है। तो पी की वैल्यू वहां से अपने आर टी बटे वी निकाली थी, यहाँ पे आपको कांस्टेंट के बटे वी की पावर गामा मिलेगा। तो बस पी की वैल्यू पुट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, और अपर लिमिट टू लोअर लिमिट इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर दीजिए। जो आउटपुट में निकल के आता है, थोड़े से पावर्स को एडजस्ट करके आप एक समराइज करते हुए यहाँ पर ये वाला इक्वेशन आपको मिलेगा। मैथमेटिकल है, थोड़ा सा देखिएगा, ये वाला फॉर्म यहाँ पे, और इसके बाद हम लोग एडियाबेटिक कर्व की परिभाषा से इस चीज का यूज करेंगे। एडियाबेटिक कर्व की परिभाषा ये है कि कर्व का कौन कौन सा पोर्शन वहां पर है। तो ये एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जी, कि पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी दोनों एक ही एडियाबेटिक कर्व पे है। ऐसे बना हुआ है ना डायग्राम, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर ए है, ठीक, और ये वाला, सॉरी, हाँ, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है। ठीक, ये एक्सिस आपने डिफाइन किया है ऊपर डायग्राम में।
तो चूंकि दोनों ही एक ही एडियाबेटिक कर्व में हैं, इसलिए दोनों ही इस रूल को फॉलो करेंगे कि P1 V1 इज इक्वल टू गामा, सॉरी, टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V टू द पावर गामा इज इक्वल टू K, क्योंकि इन जनरल PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो एक रिलेशन यहाँ पे निकाला और वहां से ये जो V2 और V1 और वो जो कांस्टेंट किया आया था उसको एक तरह से एडजस्ट करते हुए, अगर यहाँ V2 है तो यहाँ पे कांस्टेंट K को P2 V2 के फॉर्म में लिखे, यहाँ पे V1 है तो यहाँ पे कांस्टेंट को P1 V1 के फॉर्म में लिखे, एंड पावर एडजस्टमेंट करने के बाद आपको एक रिलेशन इस तरह से मिलेगा। और इस रिलेशन को यदि हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट आउट करें तो ये मिल जाएगा। ठीक, फाइनली W इज इक्वल टू कॉमन R निकालने के बाद आपको ये इक्वेशन निकलता है जो कि रुद्धोष्म प्रक्रिया में किए गए कार्य का व्यंजक है। तो स्टूडेंट्स, आप समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य के लिए व्यंजक और रुद्धोष्म प्रक्रम में किए गए कार्य के लिए व्यंजक जरूर जरूर तैयार करके जाए, पेपर के लिए बहुत ज्यादा प्रोबेबल है, एक यूनिवर्सिटी के पेपर में ये पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन रहा यहाँ पर। ठीक, चलिए फिर मैं क्विकली आगे बढ़ता हूँ आपके इस यूनिट नंबर 1 के लिए। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है इस यूनिट नंबर 1 में, उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये आप बस जनरल नॉलेज के लिए स्लोप्स के बारे में था, आप हल्का से इसे रीड करें, छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद इस यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है कार्नो इंजन और कार्नो साइकिल। तो ये कार्नो इंजन और कार्नो साइकिल समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रमों के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है। ठीक, एक तरह का साइक्लिक प्रोसेस है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से सिस्टम को होके गुजारते हैं, तो वो अपनी मूल अवस्था से चलते हुए अपने अंतिम अवस्था पर पहुंचता है, और इस पूरे ओवरऑल ड्यूरेशन के दौरान वो कुछ काम करके देता है। तो एक इंजन का कंस्ट्रक्शन कार्नो ने किया था जो कि साइक्लिक प्रोसेस है, तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अकॉर्डिंग इस पे अपन को वर्क डन निकालना पड़ेगा कि कितना काम करना पड़ता है इसके लिए। और ये अगर पूछता है कि कार्नो इंजन की दक्षता के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए, या कार्नो इंजन से आप क्या समझते हैं, कार्नो साइकिल से आप क्या समझते हैं, एक कंप्लीट कार्नो साइकिल के लिए किए गए कार्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो फिर हमें इस पूरे डेरिवेशन को पेपर में सॉल्व करके आना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए। और मतलब ये है स्टूडेंट्स कि मैंने वर्ड टू वर्ड भी पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ाया है आप लोगों को, है ना। वो वीडियो जो छोटे-छोटे खंड-खंड में डाला था वो भी इम्पोर्टेंट ही थे। लेकिन चूँकि बहुत सारे फ्रैक्शन के फॉर्म में अब एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत सारे वीडियो हो जाएँगे, इसलिए यहाँ पर भी मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की ही बात कर रहा हूँ, ताकि आप वीडियो भी बहुत ज़्यादा मत देखें। अब क्या है, लास्ट एग्ज़ाम के समय भी वीडियो वगैरह देखने से ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि स्लो लर्निंग है, लर्निंग का चीज़ है वो। अब आप क्या करें, नोट्स ये अवेलेबल होगा ही आप लोगों के पास ये चीज़। इसे रखें और अपने ब साथ में जो भी किताब आप यूज़ कर रहे हैं, कोई एक किताब सेलेक्ट कर लीजिए। कई किताबों से मत देखिए, ठीक? और उस किताब को फ़ॉलो करिए और इस नोट्स को फ़ॉलो करिए, और जो भी आप प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पे हम आज के इस वीडियो में मेरा मेन पर्पस है आपको आइडेंटिफ़ाई कराना चारों यूनिट से वो कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसको आपको मस्ट ऑफ मस्ट तैयार करके रखना ही है एग्ज़ाम के लिए। बाकी अदर आप जो छोड़ें, थोड़ा-सा रिस्क लेके खेलना पड़ेगा, है ना? थोड़ा-सा अपन को चैलेंज लेना पड़ेगा यहाँ पे। कुछ टॉपिक अगर आपके रेंज में नहीं है तो उसे छोड़िए, और जो रेंज में अच्छे हैं, तो उसको अच्छे से तैयार करके चलना है। और अच्छे से तैयारी पेन पेपर मोड में ही होती है। मैं नहीं कहता कि आप बहुत सारा वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट करें, है ना? पेन पेपर उठाइए, रफ कॉपी में अपने आंसर्स को अच्छे से लिखिए। अगर आप कार्नो चक्र, कार्नो इंजन के बारे में डिटेल में पेज में अपने रफ कॉपी में 2 बार लिख लेते हैं उसको, अगर 8 नंबर के पेपर में 10 नंबर के सॉरी एग्ज़ाम में आता है वो, तो उसे पूरा लिखिए रफ में, 2 बार लिखिए। आप वीडियो देखने से अच्छा वो काम करिए, है ना? तो आज हम आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं कि कैसे अपन करेंगे इसको। तो कार्नो इंजन, कार्नो चक्र, साइक्लिक प्रोसेस क्या है, कार्नो चक्र क्या है, वो डिफाइन किया गया है। क्या-क्या चीज़ होता है उसमें, सोर्स होता है, स्टैंड होता है, सिंक होता है, किसका टेम्परेचर कम होता है, किसका ज़्यादा, ईज़िली समझ में आ जाएगा। आप इसको रीड ज़रूर करिएगा। ठीक, मैं मेन पोर्शन की ओर कवर कर रहा हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग यहाँ पे ना लें, है ना? तो कार्नो इंजन स्टूडेंट्स, ये वाला डायग्राम आपको दिमाग में अच्छे से बना होना चाहिए। आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करिए। कभी-कभी क्या होता है, पढ़ते-पढ़ते बोर हो जाते हैं ना, तो आप रफ कॉपी उठा के डायग्राम्स को बनाने की प्रैक्टिस किया करिए। मैंने बहुत पहले कई सारे वीडियोज़ में स्टूडेंट्स से ये बात शेयर की है कि पढ़ते-पढ़ते अगर आप बोर हो गए, थक गए, तो चित्रकारी करने जैसा रफ कॉपी में या डायग्राम ड्रॉ करिए ना। एज़ इट इज़ स्केल उठाइए, बस पेन से ही करिए।
कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप कॉलेज में आ गए हैं, आपको पेंसिल-वेंसिल से या डायग्राम बनाने का काम, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो छोड़ दीजिए, पेंसिल फर्स्ट हैंड, वन हैंड डायग्राम बनाया जाता है, तो पेन का यूज़ करिए, ठीक? पेन से ही बनाइए, रफ इस इतना आप शार्प हो जाइए पेन के साथ कि एग्ज़ामिनर को लगे कि स्टूडेंट्स में कुछ क्वालिटी है, कि इसका डायग्राम अगर पेन से वन शॉट में इतना शानदार इसने बनाया है, मतलब इसके आंसर्स में भी अच्छी कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी। तो भाई हमारा कार्नो साइकिल या कार्नो इंजन 4 प्रोसेस से मिलके बनता है रफली, अगर मैं कहूँ। 2 प्रोसेस उसमें से आइसोथर्मल वाले होते हैं या समतापी वाले होते हैं। 2 प्रोसेस उसमें से एडियाबैटिक वाले होते हैं जो कि रुद्धोष्म वाले होते हैं। और समतापी प्रक्रम में और रुद्धोष्म प्रक्रम में किसी निकाय के द्वारा कितना काम किया जाता है वो तो हमने स्टडी कर ही लिया है। जस्ट पिछला टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट भी था। तो हमें ना एक-एक करके इस चारों साइकिल्स का क्या करना है, वर्क निकालना है। कितना-कितना काम करना पड़ा। अब ये भई पॉइंट ए पर प्रेशर वॉल्यूम है, पॉइंट बी पर प्रेशर वॉल्यूम इतना नोटेटेड किया गया है 2 से, ये 3 से, ये 4 से, और कब सिस्टम पे काम कर रहे हैं, कब सिस्टम के द्वारा काम कर रहा है, ये एक आइडिया आपको लग जाएगा। कोई बहुत बड़ा हेवी चीज़ नहीं है ये, है ना? तो हमें अब समतापी प्रसार में किया गया कार्य, ऐसे वर्क डन ऐसे निकाल लिए, ये लॉग ई बेस पे ही लिखा है। एक इक्वेशन ये मिल गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस। यहाँ से यहाँ तक एडियाबैटिक इफ़ेक्ट है, तो एडियाबैटिक इफ़ेक्ट में कितना काम करना पड़ता है, उसको एडियाबैटिक के रूल से हमने कैलकुलेट किया। आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा इस नोट्स को, समझ में आएगा, है ना? चूँकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर पॉइंट बी से आप सी तक जा रहे हैं, तो इस चीज़ें इतने से ऐसी चेंज हो रही हैं, ठीक? और फिर अभी हम लोगों ने रुद्धोष्म प्रक्रम पे अपना कॉन्सेप्ट बना लिया है, तो वहाँ पे वही रूल लागू होगा, ठीक? कि पीवी की पावर गामा का इज़ इक्वल टू कांस्टेंट का यूज़ करना है, तो ऐसा करके फिर आपको एक ये इक्वेशन मिल गया, ठीक? फिर से समतापी संपीड़न होगा, गैस फिर वो साइकिल के इस चक्र पे पहुँचेगा, उसके लिए इसको कैलकुलेट करिएगा, ठीक? सॉरी, ओके। तो ये इक्वेशन मिलेगा। वैसे ही रुद्धोष्म संपीड़न के लिए आपको जस्ट नेगेटिव साइन के साथ वो चीज़ मिलेगा, तो ऐसा करिएगा। बचाइएगा, शॉर्ट-शॉर्ट में लिखिए एक-एक लाइन में, एक-एक इंटीग्रेशन को डिटेल में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने देखिए यहाँ पर सिमिलरली करके लिख दिया है, केवल माइनस साइन यूज़ किया है। जो दूसरे स्टेप और 4th स्टेप में क्या फ़र्क है? ये देखिए, ये दूसरा स्टेप है और 4th स्टेप जस्ट इसका नेगेटिव है। तो उसको फिर से इतना 4th स्टेप को फिर इतना क्यों करोगे आप? ठीक? ये नहीं करना है, थोड़ा-सा स्मार्टली चलिए, ठीक? तो हमने वहाँ पे डायरेक्ट रिज़ल्ट को लिखा है भई, कि 4th स्टेप में हमें ऐसा मिलेगा, ठीक? नेगेटिव साइन उसके लिए ये रहेगा। अब जैसे ही आपको चारों कार्य आपने निकाल लिया, तो एक साइक्लिक प्रोसेस के बारे में, कार्नोट चक्र के बारे में पढ़ रहे हैं, चारों को जोड़ दीजिए, ठीक? जो प्लस-माइनस होगा वो कटेगा। अब चूँकि W2 जस्ट बराबर है, लेकिन साइन में W4 के बराबर है, मतलब दोनों रुद्धोष्म प्रक्रम एक-दूसरे से बराबर हैं। और अगर एरिया वाइज़ आप देखें तो चित्र से मिलाइएगा तो ऐसा कुछ निकल के आएगा। तो कंप्लीट एरिया ये हो जाएगा, कुल अवशोषित ऊष्मा इतनी थी, तो एक चक्र में किया गया कार्य कितना है? इतना। जो दोनों समतापी प्रक्रम हैं, वही आते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम कट जाता है, अगर मैं ऐसा कहूँ तो, है ना? एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, और जब उसको आप एडजस्ट कर देते हैं, तो इस तरह का एक इक्वेशन आता है। अब इसको थोड़ा-सा हैंडल करने के लिए हमको हमारे एडियाबैटिक के रूल को यूज़ करते हैं। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 तक आप आसानी से पहुँच जाओगे, ठीक? फिर एडियाबैटिक का वो लॉ है, वो उसका यूज़ करेंगे फ़ॉर्मूले का। ये एक और फ़ॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, टीवी की पावर गामा माइनस 1, ठीक? तो इससे हमें एक रिलेशन मिलेगा कि T2 बटे T1 इज़ V1 बाई V4। मैंने पहले भी बताया कि फ़ॉर्मूलों को हम उन टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं जिसको मेज़र किया जा सकता है। एक तेजी से बदलते हुए गैस के वॉल्यूम्स को आप नहीं मेज़र कर सकते, टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। इसलिए जो फ़ॉर्मूला हम बना के लेके आते हैं फिज़िक्स में, उसमें ऐसे टर्म्स होने चाहिए जिसको ईज़िली मेज़र किया जा सके। इसलिए ये कर रहे हैं हम लोग, और इस एडियाबैटिक इक्वेशन का यूज़ करके जो फ़ॉर्मूले में वॉल्यूम टर्म आया है, उसको एलिमिनेट करके टेम्परेचर के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश है। ताकि प्रैक्टिकली जब किसी इंजन के लिए उसको अप्लाई करके कैलकुलेट किया जाए, तो केवल टेम्परेचर मेज़रमेंट के थ्रू हम इंजन या निकाय की बिहेवियर को स्टडी कर सकें। तो एक पर्पस होता है फिजिक्स में, तो इसलिए इस चीज़ को किया जा रहा है। तो इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। सिमिलर पॉइंट और बी और सी के लिए इसको अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगा। अब हम जो इक्वेशन नंबर हमारा 1 मेन इक्वेशन आया था, उसको वहाँ पर इन दोनों को यूज़ करके वी वॉल्यूम को एलिमिनेट करना है, मैंने कहा, है ना? वॉल्यूम वाले टर्म को एलिमिनेट करना है या इक्वेट करना है, तो इस तरह से आएगा सिचुएशन, और जब उसे आप वहाँ पे ले जाके रख दोगे, तो कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगा।
तो एक टेम्परेचर का टर्म इसमें ऐड आउट हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक। और एक कॉमन सा सिचुएशन होके जैसे V2/V1 इज इक्वल टू V2/V1, वो यहाँ से रिलेशन आपको मिल जाएगा। और जब ऐसा आप करेंगे तो केवल इनिशियल वॉल्यूम के टर्म पे ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक। और इसकी एफिशिएंसी अगर हमको निकालनी है तो एफिशिएंसी होता है कितना काम किया और कितना हीट वो लिया था। तो जितना काम किया अंतर वो Q1 बटे Q1 माइनस Q2 है, डिवाइड बटे Q1 करेंगे तो एफिशिएंसी आपको इजिली यहाँ पे मिल जाएगी, जिसको इस तरह से अपन पुट करके जब वैल्यू पुट करोगे W2 W1 माइनस W2 का और बटे Q1 से उसको डिवाइड करोगे जितना हीट वो लिया था, तो आपको अब देखिए फाइनल फॉर्मूला ना टेम्परेचर के टर्म पे आएगा। इसी की बात कर रहा था मैं कि फाइनल ऐसा फॉर्मूला हमको बनाना है जो केवल टेम्परेचर पे रहे, क्योंकि टेम्परेचर हम इजिली मेजर कर सकते हैं। तो ये डेरिवेशन आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, रफ में लिख लिख के पढ़िएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा मत देखिए। अब उठाइए रफ कॉपी, पेन उठाइए, आपके पास एक बना बुनाया आपके 4 यूनिट का नोट्स है जो आपसे चैनल पे हमारे शेयर किया गया है। 4 यूनिट का अलग अलग वहाँ पे डला हुआ है, उसको ध्यान से देख के कहाँ पे है उसको, अगर आपके पास अभी भी ये अवेलेबल नहीं है तो इजिली आप व्हाट्सएप चैनल पे जाइए, तुरंत उसको गूगल ड्राइव के लिंक को क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, ठीक। और मोबाइल से भी ना पढ़िए, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो ये टोटल कुछ 100-150 पेज का होगा, तो उसे आप कहीं से प्रिंट आउट करा लीजिए, सस्ते में 1-1.5 रुपए में प्रिंट आउट हो जाता है। और फिर पेपर वर्क करिए, पेन पेपर चलाइए, उसी नोट्स के ऊपर साइड में अपने शॉर्ट नोट्स लिखिए, अपने रफ कॉपी का यूज करिए ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो आप एग्जाम ओरिएंटेड वे में लिख पाएंगे। वहां पे आपको हाथ से लिखना है, पेन चलना चाहिए आपका, इतने एबल आपको बनना है यहाँ पर, है ना। चलिए, तो ये आप डेरिवेशन अच्छे से कर लीजिएगा। इन सब के इंडिविजुअल वीडियो डले हुए हैं, आपको पता है, ग्रुप में, है ना। तो सॉरी, चैनल पे डले हुए हैं बहुत सारे, तो वहां पे और बहुत डिटेल में मैंने बात की होगी पहले, एक एक स्टेप पे बात की होगी। बट अभी का टाइम एग्जाम ओरिएंटेड है तो हम थोड़े से क्विक चल रहे हैं इस पे। तो इस तरह से एफिशिएंसी निकल जाएगी, ये उसके रिजल्ट हैं, इसको पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कि इंजन का क्या है, क्या बिहेवियर होता है, रीडिंग करिएगा, उसी से समझ में आ जाएगा अच्छे से, है ना। इसके रिजल्ट्स क्या हैं, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये सारे रिजल्ट हैं, वो जो आया है उसी के ऊपर बात की है हमने। एक एक बार, दो दो बार आप पढ़िएगा तो आसानी से ये समझ में आ जाएगा, नोट्स से पढ़िएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इस पे अपन को टाइम वो इंगेज करके नहीं रहना है। फिर यहाँ पर इसी यूनिट में एक बड़ा टॉपिक है जिसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं या फिर कार्नो का थ्योरम। तो कार्नो का थ्योरम एक प्रोबेबिलिटी बनाता है अपने लिए पूछे पूछे जाने के लिए। कार्नो इंजन आएगा या तो कार्नो का प्रमेय आएगा, ये दोनों में से 100% तय है। आपके पेपर में मैं इस चीज की निश्चितता देता हूं आपको कि या तो कार्नो इंजन जो इससे जस्ट पहले पढ़े वो, या कार्नो का प्रमेय, ये दोनों में से एक आपको डेफिनेटली बड़े मार्क्स के क्वेश्चन में, वो जो यूनिट नंबर 1 का बड़ा वाला सेक्शन होता है, उधर वाला जो 8 या 10 नंबर में रहता है ना, 10 मार्क्स वाला, उसमें ये दिखने वाला है। जो जस्ट पहले से हम लोग डिस्कस किए वो वाला टॉपिक, और ये वाला कार्नो का प्रमेय क्या होता है। तो कार्नो का प्रमेय एक जस्टिफिकेशन है सबसे मिनिमम लेवल के टेम्परेचर या परम शून्य ताप की अस्तित्व को लेके। और सिंपल तरीके से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि इस कितना भी एनर्जी या हीट आप यदि किसी इंजन को देते हैं तो वो कितने काम को परिवर्तित करेगा, इसके बारे में वो बताता है, ठीक। एनर्जी कंजर्वेशन पे कि एनर्जी भाई कहाँ कहाँ कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कितने में डिफाइन हुआ, कितने में पलटा, कितने में यूज हुआ। तो एक नया कंसेप्ट एंट्रोपी का यहाँ पे आ जाता है। तो इक्वेशन वाइज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को dq इज इक्वल टू TdS से डिफाइन करते हैं ना। आपको मैथमेटिकल फॉर्म भी याद रहना चाहिए कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स dq इज इक्वल टू TdS, ये फॉर्म में, ठीक। और बाद में फिर एंट्रोपी को फिर इस तरीके से अपन लोग चेंज करते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिखते हैं, वो आएगा आगे। तो द्वितीय नियम कहिए, केल्विन प्लांक का नियम कहिए, उसके अनुसार उन्होंने इस चीज को कंस्ट्रक्ट किया कि भाई किसी भी टाइप के एक ऐसे मशीन का निर्माण असंभव है जो कि पूरी पूरी तरीके से ऊष्मा को, एनर्जी को कार्य में परिवर्तित कर दे। कथन है, बड़े ही इजी लैंग्वेज में है, 2-3 बार रीड करिएगा, लिख के देखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। मतलब कि भाई खुद ब खुद एनर्जी जो है लोअर टेम्परेचर वाले एरिया से हायर टेम्परेचर तरफ नहीं जाता है, बल्कि हायर टेम्परेचर वाले एरिया से वो लोअर टेम्परेचर में जाता है। प्रैक्टिकली भी आप लाइफ में ऐसे ही इस चीज को देखते हैं, है ना, ठीक। तो ये स्टेटमेंट हो गया। अब ये थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर प्रिपेयर करिएगा।
इससे पहले जो कार्नोट चक्र के लिए किए गए कार्य का और दक्षता का टॉपिक हमने डिस्कस किया वो वाला, और ये वाला कि कार्नो का थ्योरम क्या है। तो इस थ्योरम के ना 2 पार्ट हैं, ठीक? एक पार्ट ये ए लिखा हुआ है डिटेल में और एक पार्ट ये बी है। दोनों की ही प्रूफ थ्योरेटिकल है, बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल वर्क नहीं है इसमें। तो इसे आप तैयार करिएगा, इस तरह से एक डायग्राम है, ठीक? ये एक हाइपोथेसिस पे काम करता है। इसका ये क्या बोलता है कि भाई कानो का प्रमेय बोलता है कि ऐसा कोई भी इंजन बनाना संभव नहीं है जो कि पूरे-पूरे हीट को लेके उसको पूरे-पूरे वर्क में कन्वर्ट करे। और ये बोलता है कि 2 इक्वल जैसे टेम्परेचर के बीच में यदि कोई रिवर्सिबल इंजन काम कर रहा है, ठीक? डिफरेंट-डिफरेंट टेम्परेचर के बीच में, तो उनकी एफिशिएंसी एक समान होगी। चाहे कोई भी आप मटेरियल यूज़ कर लो, मतलब डीज़ल इंजन ले लो, पेट्रोल इंजन ले लो, सीएनजी ले लो, लेकिन यदि टेम्परेचर दोनों इंजनों के सिचुएशन का एक जैसा है, एक जैसे टेम्परेचर है, तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो एक ही जैसी होगी। तो ये बहुत ज़्यादा आगे चल के ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये सारे कांसेप्ट काम आते हैं इंजीनियरिंग के फील्ड में। तो एक स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हम कुछ विरोधी स्टेटमेंट मान के चलते हैं और बोलते हैं कि हमारा निकाय, हमारा सिस्टम इस तरह से बिहेव करेगा जैसा हमने सोचा है। और फिर जब उसको आगे जस्टिफिकेशन के लिए चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हम ये पाते हैं कि वो फिट आउट नहीं हो रहा है। वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का टोटली वायलेशन कर देता है, उसके विरुद्ध चलता है। तो फिर लास्ट में हम ये बोल देते हैं कि यार नहीं, जो हम माने थे वो गलत है। एक्चुअल में ऐसा होता है कि भई 2 टेम्परेचर के बीच कार्य करने वाला कंप्लीटली साइक्लिक इंजन की तुलना में कोई भी इंजन अधिक एफिशिएंसी देने वाला नहीं हो सकता, ठीक? तो ये एक थ्योरेटिकल थ्योरम है। आप इसे लिख-लिख के, पढ़ के, थोड़ा-सा समझ के याद करिएगा, आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। मैं स्टूडेंट्स के लैंग्वेज में ही नोट्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर करता हूँ ताकि ईज़ी से ईज़ी तरीके में आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तो इसे आप पढ़ते हुए रीड करिएगा, ये टॉपिक ज़रूर तैयार करिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक? इसका डिटेल वीडियो अगर आप समय निकाल के है देख पाते हैं, 15-20 मिनट का होगा, तो चूँकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वहाँ ज़रूर आप इसको एक बार रिवीव कर लीजिएगा ना। इसके लिए मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप वहाँ से ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ पे कंसेप्ट के थ्रू इसके बहुत लंबा नहीं होगा, 20-25 मिनट, आधे घंटे का ही होगा, ठीक है? तो इसे थोड़ा-सा आप कॉन्सेप्ट वाइज़ तैयार कर लीजिएगा इस यूनिट के लिए। तो ये स्टूडेंट, अब इस फर्स्ट यूनिट में ना इतना टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो बहुत है। कानों के प्रमेय तक भई ना, कानों के प्रमेय तक भी आपको करना है। ये फर्स्ट पार्ट, द्वितीय पार्ट, प्रमेय का द्वितीय पार्ट, चूँकि थ्योरेटिकल है, तो आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ही, ठीक? उसके बावजूद अगर किसी पॉइंट पे डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर क्लियर करा दूँगा। बट आप पढ़ेंगे तो डेफ़िनेटली आपको ये सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। इसके वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा समय निकाल के, कानों के प्रमेय वाले को, वो ऑलरेडी डला हुआ है ना। तो फर्स्ट यूनिट से इतना करिए, ठीक? फर्स्ट यूनिट से क्या-क्या कर लेंगे? ऊष्मागतिकी का नियम कर लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य और रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य कर लीजिए, डेफ़िनेटली वो एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट होगा। कार्नोट चक्र के बारे में पढ़ लीजिए, एक कंप्लीट उत्क्रमणीय चक्र में साइक्लिक ऑर्डर के एक निकाय के प्रोसेस में कितना काम करना पड़ता है, क्या दक्षता होती है इंजन की, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अच्छे से कर लीजिए और एक लास्ट कार्नो का प्रमेय कर लीजिए। ठीक? तो इतना करने के बाद आप बाकी चीज़ें छोड़ते भी हैं, तो आप नुकसान में नहीं रहेंगे, ठीक है? इतनी ट ये 4 टॉपिक अच्छे से कर लेंगे तो फर्स्ट यूनिट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक? तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे के टॉपिक में। फर्स्ट यूनिट में और कुछ नहीं होगा यहाँ पर। एंट्रोपी के कांसेप्ट है, परिभाषा है, पढ़िएगा, ये बड़े मार्क्स के लिए नहीं है, छोटे मार्क्स के लिए है। परिभाषा, थर्मोडायनामिक का सेकंड इक्वेशन क्या होता है, वो सब चीज़ है। कॉन्सेप्ट ज़रूर है ना, आगे यूज़ होता है, एक रीडिंग मारिएगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में आप तैयार करने की कोशिश मत करिएगा, लेकिन पढ़िएगा। पढ़ेंगे तभी आगे जाके टॉपिक जो है बनेंगे ना, ठीक? तो एंट्रोपी की परिभाषा है, कैसे होता है, क्या डिफाइन करते हैं, क्लॉसियस का स्टेटमेंट क्या है, ये सब चीज़ यहाँ पे छोटा-सा मैंने डिफाइन किया है। ऐसा लिखना, ऐसा इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना या ऐसा करना ही क्लॉसियस का प्रमेय कहलाता है। कभी-कभी क्लॉसियस थ्योरम करके पूछ देता है, बट प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक? आपको वो जो जितने पिछले टॉपिक दिए, वो ज़्यादा प्रोबेबल हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसा करके कुछ-कुछ कंडीशन, कब एंट्रोपी 0 होता है, कब ये होता है, ईज़ी-ईज़ी सा है। थोड़ा-सा इसको एक रफली आइडिया ले लीजिएगा, आगे की यूनिट के लिए काम आएगा, ठीक? तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि बताइए भई कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी सदैव क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है? अनिश्चित चीज़ है, ठीक?
बट जानिएगा जरूर कि क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर से क्विकली मैं आगे बढ़ूं तो ये इक्वेशन है। ठीक, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से यूनिट नंबर 1 थोड़ा बड़ा था, कंप्लीट होता है। अब आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा। मैं कंटिन्यू फॉर्म में इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट यूनिट के लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात की, अपने ही बनाए हुए नोट्स के आधार पे, कुछ नया हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। आप दोनों यूनिवर्सिटीज के पेपर को कंटिन्यू देखते रहिए। आपके पास जो भी रिसोर्स किताब है उसको रखिए और इस नोट्स को रखिए। अब मैं मूव करता हूँ हमारे यूनिट नंबर 2 की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ओर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आप जरूर यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा, फिर लौटिएगा वीडियो पे। ओके ना? ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट यूनिट से हम लोगों ने मेन डिस्कस कर लिया है। थर्ड लॉ भी थर्मोडायनामिक्स भी है, बेसिक डेफिनेशन नोट्स में मिल जाएगा, एक रीडिंग कर लीजिएगा। सेकेंड यूनिट का सिलेबस यहाँ पे है जी। ये बहुत देखिए, फर्स्ट यूनिट थोड़ा बड़ा था ना, थोड़ा बड़ा था इसलिए टाइम जरूर लगा, छटाई हो गया है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। सेकेंड यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े बड़े मार्क्स आपको देगा और प्योरली मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। बहुत सारा मैथमेटिकल इक्वेशन है, अच्छा है, हमको बहुत ज्यादा थ्योरी व्योरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहीं पे लिखा है ना सीपी माइनस सीवी और सीवी सीपी बटे सीवी, तो यहाँ से पूछेगा वो क्वेश्चन। मैंने फर्स्ट यूनिट में जो कराया था, जो जिसकी बात मैं कर रहा था, वहाँ पे आप इंगेज नहीं हुए। तो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स क्या है, उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, दो तीन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर अपन बात करेंगे। ठीक, क्विकली मैं चलता हूँ यहाँ पे। यूनिट नंबर 2 सबसे पहले शुरू होगा कि थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल्स क्या है और मैक्सवेल के उष्मागतिकी संबंध क्या है। सबसे महत्वपूर्ण मैक्सवेल के चार उष्मागतिकी संबंध हैं जो आपको पता होने चाहिए। उसके आधार पे ही डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स और उसके एप्लीकेशंस को आप पढ़ेंगे। चारों के चारों इक्वेशंस आपको याद होने चाहिए। याद करने के लिए ट्रिक होता है, वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है, वो भी यहाँ पे आएगा। तो उष्मागतिकी के प्रथम द्वितीय नियम की सहायता से मैक्सवेल ने थर्मोडायनामिक इक्वेशंस की स्थापना की, जो कि डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी के मध्य डिफरेंट रिलेशन बताते हैं। ठीक, तो फिर ये कैसे निकला है, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैं इस पे ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, इजी आपको समझ में आ जाएगा। कंक्लूजन की ओर चल रहा हूँ। एक तो ये होता है कि एग्जाम में आपसे पूछेगा कि मैक्सवेल के चारों उष्मागतिकी संबंधों को व्युत्पन्न कीजिए। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो इस प्रोसेस से चलिएगा। ये जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे अपनाया है, मैथ्स है इजी, सारे स्टेप्स आपको इजिली समझ में आ जाएंगे ना। आप सिर्फ नोट्स को रीड करोगे उतने में ही। ठीक, अगर आपसे पूछता है कि मैक्सवेल के उष्मागतिकी संबंधों से आप क्या समझते हैं, उसकी व्युत्पत्ति कीजिए, तो इस पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करिएगा जिससे मैं बनाया हूं अभी यहाँ पर। ठीक, लेकिन पेपर में उष्मागतिकी विभवों से पूछता है। ठीक है, तो इसे भी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप स्टडी करके रखिएगा। मैं उष्मागतिकी विभव के आधार पे चारों मैक्सवेल के इक्वेशन के ऊपर बात करूंगा। तो देखिए, वो याद भी करना है। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन इस तरह से होता है कि डेल टी अपॉन डेल वी एंट्रोपी कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस डेल पी बटे डेल एस वॉल्यूम कांस्टेंट, है ना। ये निकल के आता है, ये इस पर्टिकुलर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को, जिसको यथातथ अवकल समीकरण हमने ऊपर डिफाइन किया है, उसके आधार पे आता है। समझ में आ जाएगा आपको, है ना। अब देखिएगा नोट्स। तो वैसे ही दूसरा इक्वेशन आएगा एक रिलेशन के थ्रू, तीसरा इक्वेशन आएगा और चौथा इक्वेशन आएगा, और उसे याद करने का ये एक ट्रिक है। ठीक, याद करने के लिए एक ट्रिक के फॉर्म में यहाँ पे इस चीज को डिफाइन किया जाता है, ऐसे एक शॉर्ट हैंड है, ताकि आप परीक्षा में, क्योंकि इसके एप्लीकेशन का यूज करना है हमको, तो एक वर्ड यूज करते हैं स्पोर्टिव, और स्पोर्टिव हम लोग ऐसे लिखते हैं, स्पोर्टिव ऐसा। ठीक, तो एक सिंपल तरीका है, एस पी, एस बटे पी ये हो गया, और पी बटे टी ये हो गया, एस बटे पी, पी बटे टी। ठीक, और यहां से हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एस बटे पी और पी, एस बटे, यहां से एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, एस बटे पी और वी बटे टी, ये वाला जी माइनस में, माइनस में। ठीक, नेगेटिव नेगेटिव डायरेक्शन में आप चलेंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये मिलेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में ये वाला देखेंगे, एस बटे पी चलना है। ठीक, और टी बटे वी होता है, लेकिन नेगेटिव साइन लेके उसको वी बटे टी कर लेना है। तो पहला एक तरीके से अगर आप इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखते हो, इस पर्टिकुलर चीज का डिफरेंशियल फॉर्म लिखते हो, तो आपको सेकंड इक्वेशन मिलता है। ये देखिए, ये वाला यहाँ पर,
मैं पेन ले लेता हूँ, ठीक, ये वाला। अगर आप इसी पर्टिकुलर जो इक्वेशन दिया हुआ, इसको डिफरेंशियल फॉर्म लिखते हैं तो पहला इक्वेशन मिलता है। इसमें हम लोग यदि हमारे इस टर्म्स को इंटरचेंज करते हैं, यहाँ से देखिए s को यहाँ लिखते हैं, t को यहाँ लिखते हैं और माइनस साइन लगाकर डिफरेंशियल फॉर्म लिखते हैं, तो हमको ये फर्स्ट इक्वेशन मिल जाता है। बाकी सारी चीजें वैसी ही। फिर यहाँ से इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखोगे सिंपल तरीके से तो फोर्थ इक्वेशन मिल जाता है। और इसको इंटरचेंज करोगे, जब ऐसे इंटरचेंज करोगे और माइनस को फिर से ऐड करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाता है, ये वाला। सॉरी, ये नंबर ऑफ इक्वेशन की नंबरिंग में गड़बड़ किया हूं मैं। ये सेकंड है, ये फोर्थ है, तो एक थर्ड होगा इसमें से, थर्ड इक्वेशन। और ये फर्स्ट है, तो ये थर्ड है मेरे ख्याल से, ये फर्स्ट है, ये ठीक लिखा हूँ, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। और जरूरी नहीं है, बहुत सारी किताबों में आपको ये चारों याद होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो चलते रहता है, तो फोर्थ का ये इस तरह से है, ठीक। तो ये एक शॉर्ट हैंड है याद रखने के लिए, और याद आपको रखना है तो इसे प्रैक्टिस करिए बार बार रफ में लिख के। सिंपल तरीका है, एक बार क्लॉकवाइज एस बटे पी, सॉरी एक बार क्लॉकवाइज है, यहाँ शुरू करना है ये वाला, एस पी ऐसे और वी टी इस तरह से, ओके। तो ये आप क्लॉकवाइज में इसको जमाने की कोशिश मत करना, या एंटी क्लॉकवाइज में इसको जमाने की कोशिश मत करना, वो लिखने का तरीका है। एक बार स्पोर्टिव शब्द को आपको क्लॉकवाइज लिखना है, मतलब SPTV, ये क्लॉकवाइज लिखना है। और V बटे S, देखिए V बटे सॉरी S बटे V, S बटे V और P बटे T कर लेना है। एक बार आपको इस स्पोर्टिव वर्ड को एंटी क्लॉकवाइज लिखना है, SPTV, और फिर से यहाँ पर से जैसे S बटे P और V बटे T कर लेना है, ठीक। तो ये जमाने में क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज का यूज नहीं है, लिखने में है, और फिर आपको ये चारों मिल जाएगा। तो ये मैक्सवेल के चार इक्वेशन हमको मिले। अब आपको जानना है कि मैक्सवेल के ऊष्मागतिकी विभव क्या है। तो यहाँ पे विभव बड़े मार्क्स के क्वेश्चन कहने का मतलब है कि आंतरिक ऊर्जा जिसको बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी जिसको बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी जिसको बोलते हैं, और एंथैल्पी जिसको बोलते हैं, ये डिफरेंट और पैरामीटर्स हैं एनर्जी के, जो कि किसी सिस्टम को इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, जिसका यूज हम लोग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में। कि समआयतनिक प्रक्रम ले लिया, समदाबी प्रक्रम ले लिया, समदाबी समतापीय प्रक्रम ले लिया, मिला जुला के तो हमें कब कब ये मिलता है, उसका एक एग्जाम्पल है। तो ये आप लोग याद करिएगा कि F बराबर क्या होता है, G बराबर क्या होता है, H बराबर, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी है कि एंथैल्पी H का सही रिलेशन क्या है, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी F का सही रिलेशन क्या है। तो यहाँ से पेपर में ना मैक्सवेल इक्वेशंस को पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जो चार ऊष्मागतिकी विभव हैं, आंतरिक ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा और एंथैल्पी, ये चारों को जब हम लोग मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो प्रत्येक ना अपने आप में एक एक मैक्सवेल इक्वेशन को देता है। तो यहाँ से पूछे जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है कि आपको बोलेगा कि गिस गिब्स फ्री एनर्जी के थ्रू मैक्सवेल इक्वेशन की उत्पत्ति कीजिए, या एंथैल्पी के थ्रू, या ऊष्मागतिकी विभवों के द्वारा मैक्सवेल के चारों ऊष्मागतिकी नियमों को व्युत्पन्न कीजिए और लिखिए। तो आपको इस पर्टिकुलर मेथड पे चलना है जिस पे अब अपन चलेंगे, मैक्सवेल के समीकरणों को उत्पन्न करने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इंटरनल एनर्जी मैक्सवेल का फर्स्ट समीकरण देता है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड रूल से हम लोग जानते हैं कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw होता है, और dw का मतलब थर्मोडायनेमिक्स में pdv होता है। किया गया कार्य जो होता है थर्मोडायनेमिक्स में pdv से डिफाइन किया जाता है, इसलिए आपको dq इज इक्वल टू जो du प्लस dw है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये पहला इक्वेशन मिलेगा यहाँ पे आपको। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग जानते हैं कि जो dq इज इक्वल टू होता है वो tds होता है, ये लिखा है। तो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ से इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब जो इंटरनल एनर्जी होता है वो दो फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बोल रहा है एस और वी के बीच। तो एक फंक्शन बनता है जिसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं, आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन या के पेपर में पढ़े होंगे मैथ्स में। तो जब ऐसा होता है कि इंटरनल एनर्जी यू हमारे दो वेरिएबल का फंक्शन है,
होता है ना, जैसे कि एक फंक्शन टी है, वो फंक्शन ऑफ एक्स और वाई है ऐसा। तो यथातथ अवकल समीकरण कहलाता है ये, कि कोई फंक्शन टी हमारा 2 वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो वैसे ही इंटरनल एनर्जी यू जो है एस और वी पे डिपेंड करता है। तो एक बार पार्शियली डेरिवेट करेंगे एस के रिस्पेक्ट में, एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट रहेगा। एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इस वेरिएबल के फॉर्म में, तो ये कांस्टेंट रहेगा। और उसको अगर उस तरह से लिखें तो क्या मिलेगा उसके हिसाब से। तो पहले इक्वेशन को यदि आप, जो दिया गया इक्वेशन है जो कि इंटरनल एनर्जी है, जो कि एस पे और वी पे डिपेंड करता है, एक बार उसको पार्शियली डेरिवेट करेंगे आप एस के रिस्पेक्ट में, एक बार पार्शियली डेरिवेट करेंगे वी के रिस्पेक्ट में, है ना। तो और कांस्टेंट के फॉर्म में ऐसा लिखेंगे तो पहले ही वाली इक्वेशन से ये मिलेगा, ये मिलेगा। और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन एक कंप्लीट डिफरेंशियल फॉर्म होता है ना, एक कंप्लीट साइकिल में होता है। तो उसे डबल डेरिवेटिव के फॉर्म में अगर आप ऐसा लिखें कि भाई अगर मैं डेल अपॉन डेल वी डेल यू, मतलब वो होता है ना, आप एक लैग्रांज का इक्वेशन पढ़े होंगे कि डेल टू बाई डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू इज इक्वल टू, अगर मैं रफली लिखूं ऐसा, तो आपने मैथमेटिक्स में ऐसा पढ़ा है, ये बराबर होता है आपस में, है ना, ये जो भी फंक्शन है ऐसा करके। तो इसको एक आइडेंटिटी एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं। तो चूंकि परफेक्ट डिफरेंशियल है या एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो ऐसा होगा भाई, ऐसा लिखोगे आप। अब ऐसा जैसे ही आप लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आपको पता होती है इधर से, और इसकी वैल्यू आपको पता होती है इधर से, और उसे पुट कर देंगे तो इजिली आपको इक्वेशन नंबर 1 मैक्सवेल का मिल जाएगा, जो कि इस तरह से आप लिखेंगे, जो कि मैक्सवेल का फर्स्ट समीकरण। इजी, इंटरनल एनर्जी के कंसेप्ट से। वैसे ही आप हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी से दूसरा उष्मागतिकी संबंध प्राप्त करेंगे। तो सिंपल तरीके से हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का मेन इक्वेशन लिखिए, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखिए, और फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का यूज करके, ये फर्स्ट लॉ हो गया ये वाला, है ना, उस इक्वेशन को इस तरह से कन्वर्ट कर लीजिए। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो भैया इस तरफ एफ है, ये v है डेरिवेटिव फॉर्म में, और t है, तो v और t का फंक्शन हो गया, या t और v का फंक्शन हो गया, जैसे लिखते हैं। तो भाई कायदे से इक्वेशन नंबर 1 का एक बार t के रिस्पेक्ट में, एक बार v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो ऐसे मिलेगा। अब आप फिर बोलेंगे कि भाई ये जो हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी इक्वेशन होता है वो अपने आप में एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, इसलिए उसको वही उस फॉर्म में आप ऐसा लिखेंगे, इस तरह से, इस तरह से इंटरचेंज करके डेरिवेटिव्स को, और फिर वो वैल्यू पुट कर देंगे तो सेकंड समीकरण में गया। तो ये इजी भी है स्टूडेंट, और ये इसी फॉर्म में पूछता है आपसे परीक्षा में। ठीक, बहुत रेयर चांस है कि अगर ऐसा पूछ दिया कि भाई मैक्सवेल की उष्मागतिकी चारों समीकरणों को स्थापित करो, ऐसा पूछना ज्यादा महत्व रखता है कि उष्मागतिकी विभवों के आधार पर, जैसे एंथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी के आधार पे प्रूफ करो, तो ये इजी भी पड़ेगा और पेपर में भी इस तरह से पूछता है। ठीक, इसी तरीके से आप एंथैल्पी से थर्ड रिलेशन प्राप्त करेंगे। मैं फिर से थोड़ा सा आगे मूव कर रहा हूँ, मैथमेटिकल है डेरिवेशन, इजिली आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। ये वाला देखिए, ठीक, थर्ड वाला, ये वाला एंथैल्पी का इक्वेशन भैया ये होता है हमारा, डिफरेंशियल फॉर्म लिखना, और लास्ट में फिर ये बोल देना कि एंथैल्पी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, और फिर पुट करना, तो थर्ड आ गया। और देखो सीरीज में बंधा हुआ है, पहला दूसरा तीसरा, आंतरिक ऊर्जा से पहला, हेल्महोल्ट्ज़ से दूसरा, एंथैल्पी से तीसरा, और एक गिब्स फ्री एनर्जी आएगा, जिससे मेरे को चौथा मैक्सवेल इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये स्टार्टिंग आपको पता होना चाहिए ना कि जी बराबर एच माइनस टी एस होता है, एच बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है। ठीक, फिर इजीली बन जाएगा, समझ में आ जाएगा, आप कर लोगे, अच्छे से कर लोगे। लिख लिख के पढ़ना भाई ना, रफ कॉपी का यूज करो, पूरा प्रैक्टिस लिख लिख के करो, 2 बार 3 बार करो, छप जाएगा दिमाग में अच्छे से, है ना। आइडिया यही है। तो ये चारों समीकरण इस तरीके से निकालना आप यहाँ से जरूर तैयार करके रखिएगा, सीख के रखिएगा। अब जब चारों आपको मैक्सवेल के समीकरण पता चल जाते हैं ना, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे। सबसे उसमें से हमको 2-3 ठो यहाँ पे अपना तैयार करके रखना है, वो डेफिनेटली एग्जाम में आना है। ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सवेल इक्वेशंस को डिराइव करने वाला। ये चारों इक्वेशन मैंने फिर से लिख दिया है ना। तो ये याद रखने के लिए स्पोर्टिव का यूज करना, ठीक, डिराइव करने के लिए इस तरीके का यूज करना। ठीक, चलिए, अब इसके ना कुछ महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे टॉप ऑर्डर पे चल रहा है क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण, गुप्त उष्मा समीकरण। बहुत ज्यादा चांस है कि आपके एग्जाम में ये रहेगा। ठीक, तो क्लासियस क्लैपेरॉन
समीकरण क्या कहता है, ये एक विषय जो भी पदार्थ है उसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में और उसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताता है ना? कि कैसे परिवर्तन होता है प्रेशर को चेंज करने की वजह से। इसका उदाहरण के लिए प्रेशर कुकर है और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, सॉरी प्रेशर है। तो वो बहुत ईज़ी तरीके से आपको इसमें अंडरस्टैंड हो जाएगा। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। क्लासियस-क्लॉपेरन का इक्वेशन कैसे बनाना है 20-25 मिनट का डिटेल वीडियो डला है, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। आप नोट्स को भी 2-3 बार पढ़ के रफ कॉपी में प्रैक्टिस करते हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ईज़िली समझ में आ जाएगा। तो मैक्सवेल के सेकंड इक्वेशन से हम इसको यूज़ करते हैं और एक रिलेशन निकाल के लेके आते हैं। कहाँ गया जी? ये हो गया, ये वाला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3, ठीक? ये सब इसका इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। बहुत ईज़ी कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसका रिजल्ट इम्पोर्टेंट है लिखना। तो ये पेपर में डेफिनेटली आपको दिखने वाला है। ये किस क्या चीज़ है? एप्लीकेशन है मैक्सवेल के इक्वेशन का, ठीक? तो इसे आप अच्छे से तैयार करिएगा। ज़रूरत पड़ती है तो इसका डिटेल वीडियो देख लीजिएगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स को ही आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक? मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो ये दोनों कंडीशन कि ठोस के गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा और द्रव के क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा दाब का, वो दोनों इंपॉर्टेंट है ना, उसे तैयार करेंगे आप। टीडीएस इक्वेशन जरूरी नहीं है एग्जाम में आए, सिलेबस में जरूर लिखा है, मैथमेटिक्स है, आप एक बार देख के जाइएगा किस कैसे आप बना सकते हैं, इजी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा लेकिन सिलेबस में तो है ना। आगे बढ़ता हूं मैं इस मैथमेटिकल पोर्शन को छोड़ते हुए। फर्स्ट और दो टीडीएस इक्वेशन है, मैथ्स जैसा, अगर आप सॉल्व करके देखना चाहें कर सकते हैं। एनर्जी इक्वेशन भी वैसे ही है, नहीं पूछा है किसी एग्जाम में, चांस कम है तो इसे हम स्किप कर सकते हैं, सिलेबस में है इसलिए हमने इसको कराया जरूर है। ओके, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, एक तो हमने क्या टारगेट किया, क्लासियस क्लैपेरन इक्वेशन, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है सीपी माइनस सीवी, प्रूफ करना। डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सीपी माइनस सीवी और एक तो सीपी बटे सीवी निकालना, दोनों मैक्सवेल के इक्वेशन का यूज करके बनाना है ना। पेपर में भी आएगा, ध्यान रखना, वो जो फर्स्ट यूनिट में मैं जैसे बनाया हूँ वैसा मत बनाना, वैसे बनाओगे तो मार्क्स कट जाएगा। एग्जामिनर आपसे इस मेथड से चाहेगा, ठीक? जो कि दो विशिष्ट उष्माओं का अंतर है सीपी माइनस सीवी के फॉर्म में। तो कैसे निकालेंगे जी? सीपी क्या होता है डिफाइंड पहले पढ़े चुके हैं हम लोग, और इस डी क्यू को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से चेंज कर लिए, तो ऐसा हो गया, ये मिल गया। सीवी क्या होता है डिफाइन कर चुके हैं हम लोग, इसको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ऐसे चेंज कर लिए। अब चूंकि जो एंट्रोपी होता है वो हम जानते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का फलन होता है। एंट्रोपी मतलब क्या होता है? अव्यवस्था, बिगड़ना, किसी चीज का अव्यवस्थित होना। तो किस पर निर्भर करेगा जी? टेम्परेचर पे। ताप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ताप घटाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, ठीक? ठंडा चीज है तो कम फैलेगा, गर्म चीज है तो तेजी से फैलेगा। तो आखिर ये एंट्रोपी निर्भर किस पे करती है? आयतन पे, फैलाव पे, कम होने पे, और किस पे? ताप पे। तो उस चीज को मैथ्स के फॉर्म में लिखे हैं कि भाई एंट्रोपी टेम्परेचर टी और वॉल्यूम वी पर डिपेंड करता है, इसलिए क्या है ये? एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल का प्रोसेस तो आप जान ही गए हो, एक बार टी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट करो, एक बार वी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करो, एक इक्वेशन लिखो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया जी, एक बार टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट की एग्जैक्ट डिफरेंशियल को ऐसा लिखते हैं ना, डिफरेंशियल इक्वेशन के पेपर में आप लोग पढ़े होंगे मैथ्स में अपना, इजी है। अब जब ये इक्वेशन नंबर 1 मिल जाता है तो उसको एक बार टी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो ऐसा लिखोगे, तो ये कट पिट के सेट वेट होके ऐसा मिलेगा इक्वेशन नंबर 2। अब मैक्सवेल के सेकंड इक्वेशन का यूज करना है यहाँ पर। हाँ, ये कुछ चीजें हैं जो मैं कह सकता हूँ कि रटने जैसी है, या जब आप लिख के याद किए रहेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि भाई, कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि चौथा चार्ट हो तो इक्वेशन है मैक्सवेल का, तो तीसरा यूज करना है, दूसरा यूज करना है ना। तो ये थोड़ा सा याद करने जैसा चीज है ना, कहीं कहीं तो थोड़ा सा अपन को याद करके चलना पड़ेगा कि नहीं भाई सेकंड इक्वेशन यूज करना है, और सेकंड भी क्या है तो वो ध्यान में रहना चाहिए ना। तो सेकंड इक्वेशन का यूज करके यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन के एक टर्म को उन्होंने चेंज करते हैं, यहाँ पे डेल पी डेल एस अपॉन डेल वी के जगह डेल पी अपॉन डेल टी इस
पर्टिकुलर इक्वेशन से यहाँ पुट करते हैं, है ना? तो ये मिलता है आपको। फिर मैथमेटिकल प्रोसेस है, आगे बढ़ेंगे तो फिर से ये आपको इस तरफ का चीज का ये वाला पोर्शन सीपी कहला जाता है और इस तरफ का ये वाला पोर्शन आपका सीवी कहला जाता है। तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू दिस मच मिल जाता है। अब अपन को राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक डिफाइन कर दिया, राइट हैंड साइड को थोड़ा सा फिर से ट्रीटमेंट करना है तो फर्स्ट लॉ ऑफ सेकंड लॉ का यूज करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऐसा लिखते हैं, वर्क के फॉर्म में ऐसा लिखते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट पर वॉल्यूम v के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि गैस की विशिष्ट ऊष्माएं दो होती हैं, एक स्थिर आयतन पर और एक स्थिर दाब पर। तो स्थिर आयतन पर ताप के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे एक बार और एक बार स्थिर दाब के आधार पर। तो ये करने से आपको ऐसा एक कंडीशन मिलेगा। फिर से मैक्सवेल के सेकंड इक्वेशन के यूज करोगे तो ये चीज मिलेगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 में ले जाके पुट कर दोगे यहाँ पर इसकी वैल्यू को, जो ये टी डेल पी बटे डेल टी, ये स्टार भी लगाया हुआ हूँ मैं, देखिए नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक, तो उसको ले जाके यहाँ पुट कर दोगे तो ये इक्वेशन नंबर अल्फा निकल के आएगा। फिर इसे थोड़ा सा मैथमेटिकली यहाँ पे ट्रीट करना है आपको। ठीक, अब यहाँ पे कंडीशन लगाना है। ये इक्वेशन नंबर अल्फा आपको पता है, यहाँ पे हमें कंडीशन लगाना है कि क्या मेरा गैस आइडियल गैस है या क्या मेरा गैस रियल गैस है। तो परीक्षा में पूछता है कि सीपी माइनस सीवी सिद्ध कीजिए विभिन्न कंडीशन में, पहला आइडियल गैस के लिए, दूसरा रियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस का कंडीशन होगा तो हमको अवस्था समीकरण पीवी इज इक्वल टू आर टी होता है। तो पीवी इज इक्वल टू आर टी लोगे, डिफरेंशियल फॉर्म लिखोगे और वहां ले जाके जब पुट कर दोगे तो राइट हैंड साइड कट पिट के आर मिल जाएगा। तो फिर आइडियल गैस के लिए हम लोग बोलते हैं कि भाई सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर है। तो ये प्रूफ होता है, जिसको मेयर रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इजिली मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा आपसे पेपर पूछेगा कि भाई रियल गैस के लिए क्या होता है या फिर वंडरवॉल गैस के लिए क्या होता है। तो वंडरवॉल गैस के लिए विशिष्ट ऊष्माओं का अंतर क्या होगा वो निकालना है। तो भाई उसके लिए वंडरवॉल इक्वेशन का यूज करना है। तो ये वंडरवॉल इक्वेशन याद होना चाहिए ना। ठीक, जैसे पीवी इज इक्वल टू आर टी होता है, ये वंडरवॉल गैस इक्वेशन है ना, जिसको पी प्लस ए बटे वी स्क्वायर वी माइनस वी इज इक्वल टू आर टी बोलते हैं। यहाँ से देखिए एक टर्म की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, आर टी बटे वी माइनस वी करना है, फिर इसको एक डिफरेंशियल फॉर्म पे लिख रहे हैं और फिर ले जाके उसी हमारे इक्वेशन नंबर अल्फा में पुट करके घटाओगे कटाओगे तो एक रिलेशन निकल के आएगा, है ना। मैथमेटिकल एक्सरसाइज है, आगे देखते हैं। हाँ, इस तरह से कटा भटा के आपको ऐसा एक रिलेशन निकल के आएगा। किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू को ले जाके उस पर्टिकुलर इक्वेशन नंबर अल्फा पे पुट आउट कर देंगे तो आपको इस तरह से एक टर्म मिलने वाला है कट पिट के ऐसा। ठीक, अब यहाँ बोल रहे हैं कि जो वॉल्यूम बी नियतांक बी को आयतन वी की तुलना में नगण्य लेने पर, आयतन क्या है, टेम्परेचर दोगे तो गैस का आयतन बहुत ज्यादा फैलता है, पूरे इस गैस है तो फैलने लगेगा। गैस की बात हो रही है तो उसके कांस्टेंट जो होगा बहुत छोटा कांस्टेंट है। तो बी को नेग्लेक्ट किए तो वी माइनस बी की जगह खाली वी लिखे, फिर से कुछ ये वी वी कटेगा, कुछ चीजें रिफ्लेक्ट होंगी ऊपर जाएंगी नंबर्स के फॉर्म में, और फाइनली उसे आप इस तरह से बायनोमियल थ्योरम का यूज करके ये वाला टर्म बचेगा, ऊपर जाएगा तो -1 होगा। बायनोमियल थ्योरम से जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो केवल पहले टर्म को लेकर, जैसे 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन तो 1 प्लस एन एक्स होता है, तो वैसा करके फिर ये आपको मिल जाएगा, जो कि विशिष्ट ऊष्माओं का अंतर है किसके लिए, रियल गैस के लिए। ये कभी कभी ऐसा लिख के भी देता है कि सिद्ध कीजिए कि रियल गैस के लिए सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1 प्लस 2a अपॉन वी आर टी होता है। तो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से आप, मेरे को नहीं लगता इसके लिए आपको वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, डिटेल वाले को भी मत जाइएगा, इसको ना रफ कॉपी में बना के देखिएगा पेन पेपर से ना, ये वाले को कि सीपी माइनस सीवी निकालना है, एक बार आदर्श गैस के लिए निकालना है और एक बार रियल गैस के लिए निकालना है, अच्छे से हो जाएगा। कॉपी में जरूर बना के देखिएगा भाई, 2 बार कम से कम, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या चीज है ये, मैक्सवेल इक्वेशंस का एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन पढ़ लिए हम लोग यहाँ पर, 2 एप्लीकेशन, एक तो क्लासियस क्लॉपेरन इक्वेशन मस्ट पढ़ के जाइए, इसे भी तैयार करना है भाई ना, जिसपे अपन रिस्क नहीं ले सकते वो टॉपिक में क्लियर कट बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है जूल थॉम्सन इफेक्ट। ये आप इसको 50-50 चांस पे ले सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा टफ टॉपिक है। अगर एग्जामिनर बहुत टफ पेपर नहीं देना चाहता है तो शायद वो जूल थॉम्सन इफेक्ट आपसे
बड़े मार्क्स में नहीं पूछेगा। हाँ, छोटे मार्क्स में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि भाई जूल थॉम्पसन इफेक्ट का क्या काम है, किस लिए काम आता है। तो जूल थॉम्पसन इफेक्ट का मेन काम ये है कि भाई वो यदि हम लोग किसी गैस के प्रेशर में परिवर्तन करते हैं तो उसका टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है। तो वर्ल्ड वाइड लेवल पे जितने गैस के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज एक देश से दूसरे देश में गैस खरीदती है तो सीधा-सीधा आपस में पाइपलाइन बिछा लेते हैं। कहाँ उतना ढोते रहेंगे, गाड़ियाँ चलाते रहेंगे और फिर डायरेक्ट वो जो गैस का ओरिजिन है, जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ से सीधे-सीधे वो सप्लाई होने लगता है। तो जूल थॉम्पसन इफेक्ट उसके टेम्परेचर के बिहेवियर की स्टडी है कि गैस के केमिकल पोटेंशियल या उसके टेम्परेचर डाउन होने की कंडीशन किस तरह से काम करती है। तो उस पे ये जूल थॉम्पसन इफेक्ट काम करता है। इंडस्ट्रियल यूज़, इंजीनियरिंग यूज़ ज़्यादा है। तो इसे आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। हाँ, टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे आप 50-50 चांस ले सकते हो ना कि मैं 100% ये क्योंकि टफ टॉपिक है। एनईपी चल रहा है, मेबी एग्ज़ामिनर टफ चीज़ें अभी ना पूछे, तो इस पे आप चांस ले सकते हैं। आप 50% आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। आप चाहें तो प्रिपेयर करें, चाहे तो छोड़ें, रिस्क लेके चल सकते हैं। अगर पढ़ना चाहें तो ईज़िली ये हो जाएगा। तो ये जूल थॉम्पसन इफ़ेक्ट है, ये केमिकल पोटेंशियल एक मैथमेटिकल डेरिवेशन जैसा है, जहाँ पे ये रिलेशन निकाल के लेके आते हैं। चांस है लेकिन ना एग्ज़ाम में आने का, चांस तो ज़रूर है। ठीक? एकदम से नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता इस टॉपिक को, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट अच्छे एप्लीकेशंस को ही उन्होंने सिलेबस में डाला है। हाँ, थोड़ा-सा अलग-सा है, उन्हें भी पता है कि हर स्टूडेंट से नहीं बना पाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अगर इस पे कांसेप्ट बना लेते हैं तो अच्छा होगा, है ना? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, घंटे भर मेहनत करेंगे तो बन जाएगा, है ना? ठीक है। ठीक, तो इसे आप थोड़ा तैयार करिएगा और जूल थॉम्पसन इफ़ेक्ट क्या होता है और उसके गैस का बिहेवियर कि कब वो ठंडा इफ़ेक्ट करेगा, कब वो गर्म इफ़ेक्ट करेगा, इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ तक बस ये 3 एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट वाले, है ना? और मैक्सवेल के इक्वेशंस को स्थापित करना, ऊष्मागतिकी अ, पोटेंशियल की सहायता से, जिसमें से आप क्लासियस क्लॉपेरन इक्वेशंस को और सीपी माइनस सीवी को 100% अच्छे से बना के जाइएगा भई, हैं? भले आप जूल थॉम्पसन इफ़ेक्ट को आधा-अधूरा पढ़ के जाइए, अगर एग्ज़ाम में फँसी आ ही जाता है, तो कम से कम आधा तो लिख सकें आप। जूल थॉम्पसन इफ़ेक्ट के बारे में इतना तैयार कर लीजिएगा। लेकिन आप सीपी माइनस सीवी और क्लासियस क्लॉपेरन में रिस्क मत लीजिएगा, उसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, है ना? ठीक। तो ये उसी का एक्सप्लेनेशन है, अलग-अलग कंडीशन में जूल थॉम्पसन इफ़ेक्ट का, थोड़ा बड़ा है, चैलेंजिंग है। ओके, है ना? तो उसके बाद इस यूनिट में हमारे पास ये यूनिट कंप्लीट है। ओके, ये यूनिट कंप्लीट है। तो इस यूनिट में आप जूल थॉम्पसन इफ़ेक्ट को 50-50% पे छोड़ा हूँ आपके पास। आपके पास कैपेसिटी है, आपके ग्रोथ करने की अच्छी क्षमता है माइंड की, तो आप ज़रूर इसे तैयार कर लें। अदरवाइज़ आप इस पे चांस ले सकते हैं, मैंने कहा। रिवर्स छोटे मार्क्स के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। व्युत्क्रमणताप क्या है, कैसे है? क्या काम आता है जूल थॉम्पसन इफ़ेक्ट, ये सब चीज़, है ना? तो ये यूनिट नंबर 2 हुआ, यहाँ तक का रिवीजन। अब यूनिट नंबर 3 पे मैं बात करने वाला हूँ क्विकली, बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। आप यहाँ पे पॉज़ ले सकते हो, वीडियो को यहाँ पे रोक सकते हो। आप फिर 1 आध 2 घंटे का ब्रेक व्रेक लेके बाद में फिर देख लीजिएगा। मैं कंटिन्यू रिकॉर्डिंग पे हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं टॉपिक्स को कंटिन्यू फॉर्म में बढ़ा रहा हूँ। आप थोड़ा-सा ब्रेक ले लीजिएगा और फिर चालू कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है? तो मैं इसे आप फिर आगे आगे देखते हैं अपन। तो ओके स्टूडेंट, यूनिट नंबर 3 पे मैं बात करूँगा। यूनिट नंबर 3 2 भाग में बना हुआ है। अगर आप सिलेबस देखेंगे बड़े अच्छे ध्यान से, तो देखिए एक भाग बनता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से और एक भाग बनता है ट्रांसपोर्ट फिनोमेना ऑफ गैस से। तो ये तय है कि दोनों भाग से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, उसकी मजबूरी है सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर सेट करना। तो एक बड़े मार्क्स का क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट फिनोमेना ऑफ गैस से रहेगा, एक बड़े मार्क्स का क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस से रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस में क्या आता है? मैक्सवेल का वेग वितरण नियम और उस के रिजल्ट की औसत वेग क्या है, अ, वर्गमूल माध्य वेग क्या है ना? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या है, मॉलिक्यूलर कॉलिजन क्या है और विस्कोसिटी, कंडक्शन या डिफ्यूजन, ये तीनों में से कोई एक आपको पेपर में पूछने वाला है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डेप्थ में बात करता हूँ यूनिट नंबर 3 को। शुरुआत होती है इसकी मैक्सवेल के जो इक्वेशन के बारे में कि मैक्सवेल का वेग या चाल का वितरण नियम क्या है उसके बारे में। तो एक तरह से एक हाइपोथेटिकल स्टडी की बात ही है इसमें, मैक्सवेल ने जो किया था उस पे यहाँ पर
थोड़ा सा पेज सेट, हाँ ठीक है ना? ठीक है, हाँ। तो ये वाला पोर्शन इंट्रोडक्शन है। एक रीडिंग इसको करिएगा कि मैक्सवेल ने क्या-क्या चीज़ सोचा था, कैसे-कैसे बनाया था, कैसे रिजल्ट आएगा और वो जो इक्वेशन निकल के आता है ये याद रखना चाहिए अपन को, है ना? ये बहुत सारे रिजल्ट वाले इक्वेशंस के लिए यहीं से लेके चलते हैं, इसे ये फॉर्मूला है। वेग का वितरण नियम या इसी से आगे चाल भी बनेगा, तो क्या-क्या चीज़ क्या-क्या है, वो एक इंट्रोडक्शन फॉर्म में यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है। तो ये एक इंट्रो है। बड़े मार्क्स में पूछा है, पेपर में आया है कि मैक्सवेल के चाल वितरण नियम का सूत्र स्थापित कीजिए या मैक्सवेल के वेग वितरण नियम का सूत्र स्थापित कीजिए। अगर आप फिजिक्स में इलेक्टिव पेपर लेके रखे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो वहाँ भी डायरेक्ट पूछा है कि मैक्सवेल का नियम क्या है जो वेग वितरण नियम है, चाल वितरण नियम से जुड़ा है। हुँ? तो अपन इसको उस तरह से पारंपरिक किताब में जैसा दिया है उससे हटके स्टैटिस्टिकल वे में मैंने इसके डिटेल कैलकुलेशन को सॉल्व किया है। आप वहाँ से उसको देखिएगा। ये इंट्रोडक्शन है, परिभाषा है यहाँ पर कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ये याद रहना चाहिए, इसलिए अलग से शुरू में ही डिफाइन करके पढ़ाया गया है आपको। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं। ये सूत्र याद रहना चाहिए। उसके बाद के टॉपिक में मैंने डिटेल में वो बड़े मार्क्स के क्वेश्चन को कवर करते हुए इसको यहाँ पे कराया था आपके लिए कि मैक्सवेल के अ, ये वाला सेक्शन वेग वितरण नियम या चाल वितरण नियम का मेन फार्मूला आप कैसे डिराइव करोगे। तो नॉर्मल किताबों में बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से दिया हुआ है, उसको इजी करने के लिए प्रोबेबिलिटी और आइसोट्रोपी के कंडीशन से हमने इसे सॉल्व किया था, जो इजी तरीके से हो गया था। तो अब चूंकि ये टॉपिक हेवी है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि समय निकाल के, अगर आपने मैक्सवेल वाले वीडियो को नहीं देखा है तो थोड़ा सा भगा भगा के देख लीजिएगा, लेकिन मेन मेन पोर्शन को अगर पहले तो आप पढ़िए इसको बिना वीडियो देखे, रफ कॉपी में लिख लिख के इस पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे हुआ है, कैसे लेके आए हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो जहां जहां समझ में नहीं आ रहा है, अटक रहे हैं ना, उसको वहां पे जाके वीडियो पे भगा भगा के उस पर्टिकुलर 2-3 पॉइंट को देखते जाइए, पूरा मत देखिएगा, ठीक है? और फिर उस तरीके से ये कैसे डिराइव करके हम इस बड़े से कैलकुलेशन को शॉर्ट फॉर्म में 3-4 पेज में कैसे समेटे हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक? तो आपको फिर एक इसका रिजल्टेंट रिज़ल्ट यहाँ पर लास्ट में ये मिलता है ये फिर, कि मैक्सवेल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का इक्वेशन क्या होता है? वेलोसिटी का ना, ठीक? अब चाल कब कहलाएगा? जब स्पीड उस तरीके से आगे बढ़ेगी। स्पीड कब कहते हैं? वेग कहने का मतलब है कहीं भी किसी भी प्रकार से, और चाल कहने का मतलब है गति की मात्रा कितनी है। जैसे मैंने और एग्ज़ाम्पल इसके लिए बताया था कि जैसे टॉर्च की लाइट है, तो टॉर्च की लाइट जब स्पेस में फैलती है ना, तो वो एक शंकु की तरह, कोन की तरह फैलते हुए चली जाती है। तो गोल घेरा रेडियस या स्फीयर का एक मोमेंट बनाते हुए आगे बढ़ता है। तो इसलिए चाल जब भी कैलकुलेट करते हैं तो एक लाइट की बीम को कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए फिर स्फेरिकल सेल का कंसेप्ट आ जाता है, जो कि 3D में एक होता है। और वेग कहने का मतलब है मॉलिक्यूल्स का जो ग्रुप है वो किधर भी कहीं भी किसी भी प्रकार से गति कर रहा है तो वेग है, लेकिन चाल के लिए ऐसा नहीं है। तो फिर हम हमारे वेग वितरण नियम के फॉर्मूले को एक स्पेसिफिक बाउंड्री के साथ बांधते हैं कि भाई हम उसकी गति करा रहे हैं एक स्फेरिकल सेल के आधार पर। और स्फेरिकल सेल के लिए एक गोले का वक्रपृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और आर की जो त्रिज्या होगी वो वेग वाली ही होगी कि जितना वो वेलोसिटी से एक विशेष दिशा में बढ़ेगा वही उसकी त्रिज्या की तरह काम करता है। तो फिर हम अपने वेग वितरण नियम सूत्र को 4 पाई वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं डीवी के रिस्पेक्ट में। डीवी के साथ मल्टीप्लाई किए हैं मतलब स्फेरिकल सेल का आयतन लिया हूँ, ये उसकी मोटाई है, और सरफेस एरिया उसका कितना है 4 पाई वी स्क्वायर। तो फिर ऐसा जब आप करते हैं तो आपको चाल का सूत्र मिल जाता है, ठीक? ये जो इक्वेशन निकाल के लेके आते हैं ये स्पीड का फॉर्मूला है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है स्पीड का फॉर्मूला ये वाला, ये मिल जाता है। और फिर उसके रिजल्ट्स के ये ग्राफ भी आप जरूर बनाइएगा, अच्छे से डिटेल में इस पे हमने बात की है बड़े वीडियो में। तो आप अगर नहीं बिल्कुल नहीं आता तो उस वीडियो को फिर समय निकाल के आप देखिए जरूर, है ना? यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट जरूर है ये बता देता हूँ, और ये चीज आपको याद भी रख के चलना है, ये याद रखना पड़ेगा। इससे बहुत सारे रिजल्ट पे अपन आगे बात करेंगे, ठीक? तो
अब जब आप मैक्सवेल के इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं तो फिर उसकी एप्लीकेशन पे बात करेंगे। ये थोड़ी सी इस सूत्र के डिटेल फंक्शंस पे बात किए हैं हम लोग कि अधिक मानों के लिए क्या होगा, कम मानों के लिए क्या होगा और कैसे स्पीड या वेलोसिटी डिफाइन करेगा, तो उसके ग्राफ को आप जरूर बना के आएंगे। ठीक। अब कोई मॉलिक्यूल्स चल रहा है तो वो मैक्सिमम स्पीड कितना पा सकता है, तो ये मैथ्स का प्रॉब्लम है। मैथ्स में आप लोगों ने मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ा है कि कोई फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं एक बार और उसको जीरो के बराबर रखते हैं। जीरो के बराबर रखने के बाद हमको वो पॉइंट्स मिलता है जहां पे वो फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, और फिर उसी फंक्शन का दोबारा डिफरेंशिएट करके डबल डेरिवेटिव वाले फंक्शन में हम उस पाए हुए बिंदु का वैल्यू पुट करते हैं। अब यदि हमें जीरो से बड़ा मिलता है तो हम मिनिमा बोलते हैं, यदि हमें जीरो से छोटा मिलता है तो हम मैक्सिमा बोलते हैं। तो उसी मैथमेटिकल कंडीशन का यूज करके यहाँ पे हम मोस्ट प्रोबेबल वेग को ज्ञात करेंगे, अधिकतम वेलोसिटी को ज्ञात करेंगे। तो सिंपल सा जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकल के आया है उसको डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर रखते हैं, तो वही चीज यहाँ पे किया गया है। देखिए v के रिस्पेक्ट में इस पर्टिकुलर इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद आपको ऐसा मिला। ठीक। तो जब इस कंडीशन में जो रहता है, जीरो करने के बाद जो वेग होगा उसे को ही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहा जाता है। तो उस कंडीशन में v के जगह m ऑफ p मोस्ट प्रोबेबल लिखेंगे और जो उसको समेट के लिखेंगे तो ये चीज आपको मिल जाएगा कि v मोस्ट प्रोबेबल इज इक्वल टू इतना। और ये प्रोपोर्शनल होता है t के। ताप ज्यादा होगा तो प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी वेलोसिटी की गति करने की। मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ज्यादा वजन का मॉलिक्यूल से तो कम भागेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो ये इसका एक रिजल्ट है। अब ये ग्राफ है स्टूडेंट, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कैसे जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इस इक्वेशन का एक रिजल्ट ये है कि मॉलिक्यूल्स हमेशा अपना वेग नहीं बढ़ाएंगे। वो एक पॉइंट तक अपना एक हायर वेलोसिटी प्राप्त करते हैं, उसके बाद उनकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है। तो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए वेलोसिटी पहले बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, स्पीड पहले बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक मैक्सिमम अल्टीट्यूड प्राप्त करेगा। फिर भी अगर आप उसके टेम्परेचर वगैरह को बढ़ा रहे हो तो फिर वो आगे घटने लगता है, बढ़ने ही नहीं लगता है। ठीक। तो एक एक्सपेरिमेंट रिजल्ट है, डिटेल में आप इसे जरूर देखिएगा समय निकाल के। ठीक है। अब इसके यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रायोगिक सत्यापन पूछ भी सकता है इजी थ्योरी वाले क्वेश्चन में, और एक बार रीडिंग करोगे तो आसानी से आप लिख भी सकते हो, इसकी भी गारंटी है। कोई टफ टॉपिक नहीं है, जैसे एक्सपेरिमेंट होता है वैसे ही है। रफ कॉपी में चित्र वित्र को बना के देख लीजिएगा। भाई मैक्सवेल के वेग वितरण नियम को सत्यापित करने के दो विधि हैं, दो एक्सपेरिमेंट्स है। एक स्टर्न्स का एक्सपेरिमेंट है और एक और एक्सपेरिमेंट है, क्या नाम है इसका जी, ये हमने यहाँ पे ऐड किया है, लैमार्ट का एक्सपेरिमेंट। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट आप लोगों के ऊपर है, थ्योरी है, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। एक बार रीड करेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो मेन फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, एप्लीकेशंस देख लिए, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हमने देख लिया है। अब हमको जो मैथमेटिकल डिराइव करने वाले फॉर्मूले वाली चीज है उस पे आना है। ठीक। तो अब इस वितरण नियम के फॉर्मूले की सहायता से हमें एवरेज स्पीड निकालनी होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी होती है ना, और स्क्वायर मीन वेलोसिटी निकालनी होती है। अब ये परीक्षा में कुछ भी आपसे पूछ सकता है, अगर बोल सकता है कि मैक्सवेल के वेग या चाल वितरण नियम की सहायता से निम्न चीजों को ज्ञात करें। ठीक। तो फिर कैसे निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो ये मेन इक्वेशन आपको याद होना चाहिए जो लिखा गया है यहाँ पर। ठीक। यहाँ पे अल्फा यूज कर लिए हैं इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को, ये वहां मेन फॉर्मूले में आया हुआ था। और आपको कुछ आइडेंटिकल इंटीग्रेशन की वैल्यू पता होनी चाहिए गामा फंक्शन के फॉर्म में। ये गामा फंक्शन है, बीटा गामा फंक्शन मेरे ख्याल से अगर आप लोग किसी मैथ्स के पेपर में पढ़े हैं तो अच्छी बात है आप लोगों के लिए, अदरवाइज ये डिटेल वाले क्लास में भी मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया होगा कि बीटा गामा फंक्शन क्या होता है। ठीक। आएगा तो कभी कभी पेपर में ना ये आइडियल इंटीग्रेशन की वैल्यू भी दी होती है कि भाई इतनी है, कि जब आप उसको सॉल्व करें मैथमेटिकल को तो आप उसका यूज करें। तो इस तरह का इसका यूज करना है तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी यूज करने का नियम यह है भाई कि जीरो से इन्फिनिटी तक v के साथ फंक्शन ऑफ v को इंटीग्रेट कर दीजिए v के साथ, एवरेज वेलोसिटी ऑफ v। तो फंक्शन की वैल्यू पुट किए, जीरो से इन्फिनिटी तक v रख के आपने डिफरेंशिएट किया। ये एक आइडियल इंटीग्रेशन का वैल्यू है जहां पे n के जगह 3 है
इस तरह से। तो गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी से, ये फॉर्मूले से इस तरह से इसको हमने सेट किया है। गामा n की वैल्यू n-1 फैक्टोरियल होती है। जितना था उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू निकल के आया है, उसको ले जाके यहाँ पे आप पुट करोगे। ठीक है। अब फाइनली एडजस्ट करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा जो कि एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा। सिमिलरली आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या चाहिए, अब हमें रूट मीन वेलोसिटी चाहिए। तो उसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम में v की जगह वी स्क्वायर पुट कर देंगे। फिर से ये आइडियल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वही मिलेगा। n की जगह अब 4 हो गया। गामा फंक्शन फ्रैक्शन में कैसे काम करता है उसका यहाँ डिटेल मैंने लिखा हुआ है, उसको यूज करेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा। गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ये मैथमेटिक्स है। ठीक, याद करने की चीजें हैं। तो वो सब चीजें जब यहाँ पे एडजस्ट सेट करके लेके जाओगे तो फिर आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा, ये वाला एवरेज 1/2 m v²। ये जो जितना आया है उसका 1/2 m। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 m v²। तो v² आपने निकाल लिया तो 1/2m कर लिए। तो v² के में फॉर्मूले में m कट जाएगा, 3/2 kBt। ये एवरेज एनर्जी। इसी फॉर्मूले को क्या किया जी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकाले, तो ऐसा निकल गया। वर्ग माध्य मूल चाल, तो जो v² निकला है उसको स्क्वायर रूट ले लीजिए। अब इजी है, आपको एक दो चीजें निकालने रहते हैं। अब जो v² निकला था उसका स्क्वायर रूट ले लिए। ठीक, स्क्वायर रूट ले लिए तो ये निकल गया, तो इसी को VRMS बोल देते हैं। ठीक, तो ये इंडिविजुअल भी परीक्षा में पूछ सकता है, कौन कौन सा चीज क्या क्या होता है। ये तो परीक्षा में आया है स्टूडेंट, दोनों ही यूनिवर्सिटीज के डीएससी के पेपर में भी आया है और डीएससी के भी एक यूनिवर्सिटी के पेपर में आया है कि इन तीनों में संबंध बताइए कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, सर्वाधिक प्रसंभव्य चाल, मीन वेलोसिटी माध्य चाल और वर्ग माध्य मूल चाल में संबंध बताइए। तो ये तीनों लिखा रहता है, ये आइडियल है, आपको याद रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि भाई एवरेज स्पीड का क्या है फॉर्मूला, वो सेलेक्ट करिए, या मीन स्पीड, मीन का क्या है फॉर्मूला। तो ये आपके वो याद रखने वाली चीजें हैं, जो दो तीन प्रकार के वेलोसिटी का फॉर्म हमने देखा है ना। तो अब कैसे करेंगे, यहाँ पर इसका रिलेशन कैसे कैसे निकालना है, बहुत इजी तरीके से मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। मीन का, रूट मीन स्क्वायर का, आसानी से आप इसे प्रूव करिएगा। बहुत इजी है, देखिए इतना ही लिखना था, 5 मेरे ख्याल से 4 बार नंबर में था ये। तो इतना कर लीजिएगा भाई आप लोग ना, इसे छोड़ के मत जाइएगा। इन तीनों में संबंध परीक्षा में पूछता है एग्जामिनर। आपका एग्जामिनर आपसे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करेगा और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं करेगा, है ना। तो थोड़े से स्मार्ट तरीके से रहेंगे। कुछ ऐसे सेक्शन है जो बहुत पॉपुलर है, जो कि पूछे जाते हैं, जिसमें से ये एक है। इसके लिए लेकिन इससे पहले हम लोगों ने बहुत काम किया। इन सारी चीजों को डिराइव करके लेके आना अपने आप में एक अच्छा टास्क है। इंडिविजुअल अगर पूछता है तो वो रहेगा। आपके पास इस पेपर की तैयारी के लिए 3 पेपर हैं। देखिए, एक मैंने मॉडल पेपर दिया हुआ है जो कि चैनल पे शेयर है, एक रविशंकर यूनिवर्सिटी का पेपर है, एक बिलासपुर यूनिवर्सिटी का पेपर है। आप ये तीनों पेपर का भी मॉडल आंसर पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आप बहुत टॉप मार्क्स पाने वाले रहेंगे अपने क्लास में। तो थोड़ा सा इस तरह से क्वेश्चन आंसर के पैटर्न में पढ़िए। अब उन सारे पेपर्स के आंसर ढूंढिए और उसकी तैयारी करिए, उसको रफ कॉपी में लिख लिख के देखिए, है ना। तो वो मेरा बनाया हुआ मॉडल पेपर और जो दोनों यूनिवर्सिटी के पेपर हैं उसे जरूर आप बार बार देखते रहिए, रोज देखिए। रोज जब तक पेपर नहीं हो गया, रोज एक रीडिंग, उसको हर दिन एक पेपर को एक रीडिंग मारिए। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर उस तरह के डेटा को कलेक्ट करके रखेगा और जब भी पढ़ने बैठोगे तो वो टॉपिक आपको ऑटोमेटिक याद आएगा। आप सुबह उठते हैं तो न्यूज रीडिंग करते जैसा एक पेपर को देख लिया करिए, न्यूज़पेपर पढ़ने जैसा, और उसको छोड़ दीजिए। उस समय उसके आंसर वांसर पे बात मत करिए। जब भी आप फिजिक्स पढ़ने बैठेंगे ना तो वो ऑटोमेटिक आपका माइंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएगा, नहीं ये उस पेपर में आया था, या कहीं ना कहीं पेपर में हमने देखा है। तो इस तरह से अपने माइंड का यूज करिए। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप कवर करिएगा, है ना। ठीक है। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर यूनिट में एक ये टॉपिक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा, ऊर्जा का समविभाज नियम में भी पेपर में पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट तो है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसे आप करके रखिएगा। ठीक है। मैं इस यूनिट के सेकंड वाले सेक्शन की ओर जा रहा हूँ। ठीक, ये तो मैथमेटिकल प्योर वर्क है, बना के देखिएगा भाई आप। ऊर्जा का समविभाज नियम पूछ भी सकता है।
ये देखिए, इस यूनिट का जो सेकंड सेक्शन है उसका टाइटल है ट्रांसपोर्ट फेनोमेना ऑफ गैसेस। तो ये तीन है, एक है विस्कोसिटी, एक है उष्मा चालकता और एक है डिफ्यूजन। अब ये तीनों में से कोई एक ना एक आपके पेपर में डेफिनेटली रहने वाला है 100%। या तो विस्कोसिटी रहेगा बड़े मार्क्स में 10 नंबर वाले में, या तो उष्मा चालकता रहेगा, या तो डिफ्यूजन रहेगा। और ये तीनों टॉपिक मेरे ख्याल से ना इस पर्टिकुलर नोट्स में 3 4 5 6 7 8 पेज में कवर हो गया है। और उतना भी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो 10 मार्क्स आपके फिक्स हो जाते हैं। श्यानता बहुत प्रोबेबल है, उष्मा चालकता मीडियम प्रोबेबल है, डिफ्यूजन बहुत प्रोबेबल है, पूछ लेता है। श्यानता सबसे ज्यादा प्रोबेबल है कि श्यानता पूछ सकता है। एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि गैसों की श्यानता कैसी होती है, गैसों में उष्मा चालकता कैसे होता है, और गैसों में डिफ्यूजन कैसे होता है। तो ये तीनों का कैलकुलेशन इस नोट्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आप जरूर बनाएं इसे, तीनों का प्रैक्टिस करें, एक न एक आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक, आप मॉडल पेपर और डिफरेंट यूनिवर्सिटी के पेपर देखेंगे तो आपको अंतर भी समझ में आ जाएगा। ठीक, तीन ही टॉपिक हैं, एक विस्कोसिटी, एक ये और ये, तो कर लीजिए अच्छे से, अभी समय है आपके पास, है ना। 1 1.5 घंटे में तीनों तैयार हो जाता है अच्छे से। तो इसे आप करिएगा कि भाई विस्कोसिटी क्या होता है। उससे पहले, इन चीज़ों को पढ़ने से पहले, कुछ बेसिक डेफिनेशन वाली चीज़ें जिसके बिना ही वो नहीं बनेगा, उसको मैंने डिफाइन किया है, उसको इस नोट से ही आप पढ़िएगा, ठीक, अच्छे से, तो समझ में आ जाएगा कि डिफ्यूजन मतलब आखिर होता क्या है, गैसों का श्यानता मतलब होता क्या है ना। और एक टॉपिक क्या था जी, उष्मा चालकता मतलब होता क्या है, तो पता तो रहे। उसके पीछे कौन कौन से छोटे फॉर्मूले लगने वाले हैं वो भी यहाँ पे लिखा गया है। इसी बीच ना एक मीन फ्री पाथ का टॉपिक है जिसे मैंने कवर किया होगा यहाँ पर, ये वाला मॉलिक्यूलर कोलिजन। और ये भी पेपर में ऑब्जेक्टिव में आया है। और ये वाला चीज पेपर में, किसी यूनिवर्सिटी के पेपर में 3 या 4 नंबर में आया है शायद तक, ये वाला मीन फ्री पाथ क्या होता है, इसके लिए लेमडा की कैलकुलेशन करिए, कि उसमें आया था DSE के पेपर में, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो एक पेपर है उसमें पूछा था। अगर आप में से फिजिक्स के बच्चे जिन्होंने अपने इलेक्टिव में भी फिजिक्स लिया है तो वहां पे ये काम आ जाएगा, है ना। ठीक, कि मीन फ्री पाथ का क्या है डेरिवेशन, वो यहाँ पे से मिल जाएगा। इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो भी डला हुआ है। तो ये एक बेसिक तरीका है ये डिराइव करना, ऐसा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप यहाँ से अंडरस्टैंड करिएगा, बहुत इजी तरीके में नोट्स में इंक्लूड है, सब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, मैं मूव कर रहा हूँ आगे इस पे। ये देखिए, गैसों में श्यानता कैसे काम करता है, ये अच्छे से तैयार करिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली आप इसे पढ़ के जरूर जाइएगा भाई ना। 50 60 70% से ज़्यादा चांस है ये पूछ सकता है। बाकी दो का 50-50, बट श्यानता वाले का ज़्यादा रहता है। अब वो उसके ऊपर है, 3 टॉपिक है, आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। किताब से अलग मैंने बनाया है, फिर से बोल रहा हूँ, किताब में अलग और टफ तरीके से दिया गया है। यहाँ पे बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाया गया है। आप लिख लिख के जब इसको समझोगे धीरे से, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इसे आप जरूर प्रिपेयर करेंगे विस्कोसिटी को। सिमिलरली सेम तरीके से बनता है हमारा उष्मा चालकता, वो भी इजी तरीके से। अगर इसका ना एक ट्रिक है, मतलब 3 टॉपिक है ना, जैसे श्यानता है, उष्मी चालकता है और डिफ्यूजन, तो कोई एक अगर आप बना लेते हो ना तो बाकी दो का भी 50% काम हो जाता है, क्योंकि उसी वे से मैंने इसको तैयार किया है। ये किताबों में जैसे पारंपरिक रूप से दिया है वैसे मैंने नहीं बनाया है। अगर आपके पास कोई सा रिसोर्स किताब है, चाहे यूनिफाइड की है या प्रबोध नवबोध की है, तो आप उसको मिलाएंगे तो आपको अंतर मिलेगा। तो अगर आप विस्कोसिटी अच्छे से कर लेते हैं तो फिर आपको कंडक्टिविटी वाला करने के लिए और फिर ये डिफ्यूजन करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो नोट्स को अगर शांति से एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो एक फ्लो में बना हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप विस्कोसिटी को ना अच्छे से बनाइएगा रफ कॉपी में, और उसके बाद ना ऊपर ऊपर पढ़ लीजिएगा अगर आप कंडक्टिविटी और डिफ्यूजन को, तो भी आपको 50% समय बच जाएगा। और जो अलग है विस्कोसिटी से इन दोनों में, उसको आप लिख के याद कर लीजिएगा। ठीक, तो ये कवर हो जाएगा। तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा भैया ना। बस इतना ही है इस यूनिट में। इस यूनिट के बाद आपका लास्ट यूनिट आ जाता है, ठीक, जो कि ठीक ठाक आपको मार्क्स यहाँ पर कराएगा। तो ये निकल के जो आ रहा है वो अपने कुछ नोटेशन है भाई ना, ठीक ठाक लेवल के रहते हैं। आपको थोड़ा सा लिख लिख के करना पड़ेगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग है पेपर यहाँ पर, है ना। ठीक है, चलिए अब मैं 4th यूनिट की ओर मूव करता हूँ।
इतने इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने बात कर लिया इस 30 यूनिट में। मैक्सवेल के समीकरण, वेग और चाल का, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी जो निकल के आया है उसकी बात कर ली। तीनों टाइप के वेलोसिटी में संबंध आप जरूर देखिएगा। मैक्सवेल के इक्वेशन, ये जो वेलोसिटी का इक्वेशन है उसका जो बेसिक एप्लीकेशन है उसके बारे में बात हमने कर ली है। ठीक। और ट्रांसपोर्ट फेनोमेना ऑफ गैसेस की ओर जब बढ़े तो श्यानता है, डिफ्यूजन है, और उसमें क्या लगता है जिसमें श्यानता को आप अच्छे से बनाइएगा तो बाकी दोनों भी अच्छे से आपसे बन जाएगा। ठीक है। अब मैं मूव करता हूँ आपके इस लास्ट यूनिट में हमारे। ओके स्टूडेंट, तो यूनिट नंबर 4 रेडिएशन पे डिपेंडेंट है। थ्योरी ऑफ रेडिएशन, विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इस यूनिट का हमारा टाइटल है। इसमें से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक क्या क्या है? प्लांक का रेडिएशन लॉ 100% आपके पेपर में आने वाला है। ठीक। प्लांक का रेडिएशन लॉ आप जरूर 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 पढ़ के चाहिए, ये आपके पेपर में आने ही वाला है। ठीक। ये मैं पहले से एक सबसे मेन टॉपिक यहीं से बता देता हूँ। ठीक। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का थ्योरी क्या होता है, कैसे उसके विकिरण फैलते हैं, उसके बारे में आपको जानना बताना है। रेले का नियम क्या होता है, इसके बारे में। ये 3 टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है कि आप क्या समझते हैं कि ब्लैक बॉडी होता क्या है, उसका कैसा ग्राफ बनता है, उसको डिफाइन करने के लिए प्लांक ने क्या क्वांटम थ्योरी दिया था उसके बारे में, उसका फॉर्मूला, रेले का नियम और वीन का नियम क्या है जो प्लांक के नियम के रिजल्ट के फॉर्म में आता है। प्लांक और कुछ भी नहीं पढ़ोगे ना, अगर इस यूनिट से एक बड़े मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपको लेना है तो सिर्फ प्लांक का रेडिएशन लॉ अच्छे से तैयार करके चले जाना, वो बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक है। चलो वन बाई वन में आता हूँ इस पे थोड़ा सा। थ्योरी ऑफ रेडिएशन में सबसे पहले आप जानेंगे कि रेडिएशन का तात्पर्य क्या है, ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है, चालन, संवहन और विकिरण के थ्रू। चालन संवहन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है लेकिन विकिरण के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य से आने वाला विकिरण कहलाता है, ना कि संवहन कहलाता है, ना तो चालन कहलाता है। तो हमें रेडिएशन के बारे में पढ़ना है या विकिरण के बारे में पढ़ना है। तो एक बेसिक लाइन बाय लाइन मैंने यहाँ पे एक एक पॉइंट में लिखा है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़िएगा, आसानी से समझ में आएगा। ठीक। मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है या ब्लैक बॉडी होता क्या है। छोटा छोटा परिभाषा स्टूडेंट ये सबको तैयार पढ़ लीजिएगा, दिमाग में रहना चाहिए कि क्या क्या चीज क्या क्या होता है। बड़े टॉपिक की ओर लौट रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं इस यूनिट में। कृष्ण पिंड क्या है? तो कृष्ण पिंड की परिभाषा कि भाई ऐसा पिंड जो कि अपने ऊपर आरोपित होने वाले समस्त प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, कुछ भी जाने नहीं देता, ब्लैक बॉडी कहलाता है ना। स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिकल प्रूफ आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिकआउट है यहाँ पर। आप इसे थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग प्रूफ इसका यहाँ पर बहुत इजी तरीके से दिया है, उसे आप प्रिपेयर करिएगा। स्टीफन का नियम बोलता है कि यदि कोई ब्लैक बॉडी है तो उसका इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। ठीक। इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4, सिग्मा इज अ स्टीफन कांस्टेंट। इसका प्रूफ मैथमेटिकली यहाँ पे किया गया है, उसे आप समझिएगा, इजी समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और मैक्सवेल के सेकंड इक्वेशन का यूज करके इसे प्रूफ किया गया है। इजिली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कोई बहुत ज्यादा थ्योरी चित्र नहीं है, इजिली बन जाएगा, इसे आप करिएगा। ठीक। मैं मेन टॉपिक की ओर लौट रहा हूँ। रेले का नियम और वीन का नियम, अगर आपसे वो प्लांक का ग्राफ पूछेगा तो यही वाला बनाना, सॉरी प्लांक बोलता हूँ जी, कृष्ण पिंड विकिरण का ग्राफ पूछेगा कि उसके ऊर्जा वितरण का क्या है ग्राफ, तो ये वाला आप बनाइएगा, है ना। तो इस तरह से बना के, इस तरह से करके ये ऐसा होता है करके। ठीक। जैसे जैसे ताप बढ़ता है ऐसे होता है, स्थानांतरित होता है, ल्यूमर और प्रिंघाइज में क्या कि ये रिजल्ट है एक पॉइंट का, तो उसे लिखते हैं। वही जो क्वेश्चन आया है आप देखिएगा पेपर में, उसमें आपको इसी आंसर को लिखना है, थ्योरी वाले हैं। ठीक। ऐसा ग्राफ बनेगा। रेले का नियम क्या होता है, तो ये जो डायग्राम है इसको अगर आपने समझ गया ना कि कैविटी का कंसेप्ट क्या है, इसका मतलब है कि कृष्ण पिंड मतलब क्या है परिभाषा की, भाई ऐसा पिंड जो कि समस्त प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। लेकिन आइडियली नेचर में ऐसा कोई पिंड नहीं है जो समस्त प्रकाशों को अवशोषित कर लेगा, वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं है ना प्रकृति में। तो लेकिन कंसेप्ट है। तो प्रैक्टिकली ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कृष्ण पिंड की तरह व्यवहार करेगा, तो ये कैविटी जैसा इस स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि ये एक छोटा सा स्लिट है और इसके अंदर को बहुत चमकीला बनाया गया है कि जो इसे कोई भी विकिरण या रे जब इसके अंदर जाता है तो ट्रैप हो जाता है, इसके अंदर ही फंस जाता है। वो
परावर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा कहीं इस माध्यम में लौट ही नहीं पाता। तो जैसे ही इसके अंदर शार्पली एंटर किया तो इस चमकदार सतह से टकरा के इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया और फिर कई बार वो इसके अंदर ही टकरा के ट्रैप हो गया है। इसकी कंस्ट्रक्शन को ऐसे बनाया गया है। तो फिर वही हुआ ना कि जो विकिरण आपतित हुआ वो उसको पूरा-पूरा अपने में फँसा के रख लिया है। बाहर जाने ही नहीं दे रहा है। तो ये सेटअप अपने आप में कृष्णपिंड विकिरण की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ पे ऑसिलेशंस होता है, मैक्सिमम ऑसिलेशन, लोअर ऑसिलेशन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने नंबर ऑफ नोड्स बनते हैं, कितने मोड्स बनते हैं, इसका डिटेल वीडियो थोड़ा-सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक? तो ये वाला वीडियो आप थोड़ा जाके समय दीजिए। मैंने हर यूनिट पे आप लोगों को कम से कम 1-1 वीडियो ऐसा बोला है जिसके डिटेल अंडरस्टैंडिंग की आपको ज़रूरत है। तो वो बना-बुनाया रखा हुआ है। 25 मिनट, 30 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा। तो कुछ जो बड़े टॉपिक हैं जो 100% आने वाले हैं उसके लिए उतना तो आपको करना पड़ेगा थोड़ा-सा, है ना? ठीक, बाकी चीज़ें जो छोड़ने की है या नोट से पढ़ के काम चल जाएगा वो आप कर लीजिए, उससे दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो इस कैविटी कांसेप्ट को मैंने डिटेल में समझाया हुआ है और कैसे ये इसका वैल्यू इतना आता है इंटरनल कैविटी की वैल्यू का, इसका थोड़ा-सा आप थोड़ा कांसेप्ट बनाइएगा ना। बहुत डिटेल में मैंने वहाँ पे समझाया था शॉर्ट में, तो थोड़ा समय देके इसको जानिए आप, तब प्लांक का नियम आप बना पाएँगे, ठीक? तो फिर उसके बाद आप प्लांक के नियम को यहाँ पे आगे चल के ये एक रिलेशन आएगा। अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ क्या है? इसे ज़रूर स्टूडेंट जानिएगा, थ्योरी है। शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है कि अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ या पराबैंगनी आपदा क्या होती है? तो इसके बारे में नोट्स में जितना लिखा है उतना ही लिखेंगे तो भी आप समझ जाएँगे और शॉर्ट नोट्स में 3-4 नंबर में ही आ सकता है। तो जब भी अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ के बारे में आए, आपको इतना लिखना है और उसका एक ग्राफ बनाना है, ये वाला। ठीक? इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक ना, ध्यान रखिएगा। अब इसके सबसे बड़े टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं बोल रहा हूँ शुरू से, प्लांक का विकिरण नियम है। तो प्लांक ने क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर कृष्ण पिंड से होने वाले विकिरण को अवशोषण होने वाले या वितरित होने वाले ताप के आधार पर डिफाइन सबसे सही तरीके से किया, इसलिए इसको प्लांक का विकिरण नियम कहते हैं। रेले का नियम या बीन के नियम ने पूरी तरीके से कृष्ण पिंड के बिहेवियर को नहीं समझाया था। तो उसके प्लांक के नियम के आधार पे ये फॉर्मूला निकल के आता है, ये वाला। इसके डेरिवेशन को डिटेल में आप थोड़ा ज़रूर आप डिटेल वाला वीडियो एक बार समय निकाल के देख लीजिएगा। थोड़ा बड़ा है, कांसेप्ट भी हैवी है, लेकिन पेपर में आने के चांसेस 100% है। तो ये वाला वीडियो आप वहाँ डिटेल में आप कवर करिएगा। रफली इसको नहीं समझाया जा सकता क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है? यहाँ पर जैसे सूत्र की स्थापना जो शुरू होती है इस तरह से कैविटी के कॉन्सेप्ट से, तो रफ में लिख-लिख के आप इसको प्रैक्टिस करिए, ये डायग्राम बनाइए, ब्लैक बॉडी एज़ अ कैविटी मॉडल जो मैंने आपको बोला, ठीक? और फिर उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि इसके अंदर ये जो वेव ट्रैप होता है ना, तो कितने बार ऑसिलेशन करता है, जितना ऑसिलेशन करेगा उतना एनर्जी बनेगा। अभी जब ऑसिलेशन होता है ना तो नोड्स बनते हैं, कहीं पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, कहीं पे एम्पलीट्यूड कम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग एनर्जी का कैलकुलेशन होता है ना? तो वो सारी चीज़ें डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है और ये एक ऑसिलेटरी मोशन है, तो कंटीन्यूअस वे में प्लांक के क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग वो एच न्यू का गुणक होता है। ठीक, क्वांटा जिसको बोलते हैं एनर्जी का गुणक। और उसके आधार पे हम कैसे निकालेंगे इसका एनर्जी डेंसिटी को कि इसके अंदर कितने मोड हैं, कितने वाइब्रेशन है, उसको अगर हम लोग गिन लें और पर मोड कितनी एनर्जी है, एक ऑसिलेशन करने में कितनी एनर्जी आती है, उसको अगर जान जाओ और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितने एनर्जी की डेंसिटी इस कृष्ण पिंड में होगी वो पता चल जाती है। तो डिटेल कंसेप्ट वही है। ठीक, तो चूंकि मोडों की संख्या कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका होता है, उसका यूज़ यहाँ पे डिटेल में आपको समझाया गया है। आप ज़रूर ये वाली वीडियो डिटेल में देख लीजिएगा, प्लांक वाली पे ही, है ना? वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया हुआ है। तो ये कैसे कैलकुलेट होके आया, मोड कैसे आया, कैसे उसके एक-एक एनर्जी की वैल्यू बनाएँ और कैसे उसको ले जाके लास्ट में हम ये फ़ॉर्मूला प्राप्त करते हैं, जो कि प्लांक का नियम कहलाएगा आगे। ये तो नंबर ऑफ मोड है। और फिर एवरेज एनर्जी निकालेंगे इक्विपार्टीशन थ्योरम का यूज़ करके लगभग, और फिर फाइनली ये फॉर्मूला आपका बन के आएगा। ये तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर तैयार करें भाई ना, और इसका डिटेल वीडियो देखना ही पड़ेगा, ठीक? आप देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, समय वहाँ पे दीजिएगा।
अब ये वीडियो पहले अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिटेल वाले कौन-कौन से वीडियो को देखना है, क्या छोड़ना है, कितना चीज़ नोट्स से पढ़ने से काम चल जाएगा, कितना चीज़ें आपके किताब से पढ़ने से काम चल जाएगा। तो ये है। तो प्लांक का विकिरण नियम आप अच्छे से कर लीजिए, इसका ये रिज़ल्ट है, कैसे कंक्लूड करता है और उस आधार पर ये रेले के नियम की तरह कैसे काम करता है और अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ की जो समस्या थी, उसे ये कैसे सॉल्व करता है। इस पे ये प्लांक के आधार पर वो चीज़ आएगा। रेले और वीन के नियम के अकॉर्डिंग पराबैंगनी आपदा आती है। ये ग्राफ आप प्रैक्टिस करिएगा। जब भी प्लांक का क्वेश्चन आए तो ये ग्राफ ज़रूर बनाइएगा। इस ग्राफ से आपका आंसर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप क्लियर उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक रफली मैंने इस पेपर का रिवाइज़ आपको कराया है, ठीक? और ये छोटा टॉपिक है, वीन का नियम कैसे डिफाइन करेंगे प्लांक के नियम से और रेले के नियम को कैसे डिफाइन करेंगे, ये मैथमेटिकल है ना, एक मैथ्स जैसा है। तो आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करके इस इक्वेशन को डबल डिफरेंशिएट करके आप ये सारे रिजल्ट्स को प्राप्त कर सकते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। तो उसे आप नोट्स से ही देख लीजिएगा, ठीक? यूजिंग न्यूमेरिकल एनालिसिस, रेगुलर फाल्सी बाइसेक्शन मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड फॉर फाइंडिंग द गिवन इक्वेशन, इसका इक्वेशन वगैरह फाइंड करने के लिए ऐसा। तो ऐसा करने पे ये आता है, जिसे बाद में स्टीफन कांस्टेंट की तरह डिफाइन कर दिया जाता है। तो ये रेयर है आपसे पूछे। आपसे डायरेक्ट जो पूछेगा मैं बता दिया हूँ। आपसे पूछेगा कि भाई प्लांक का नियम क्या होता है, स्थापित कीजिए। उस आधार पर परावैंगनी आपदा को कैसे हटाया गया, कैसे भगाया गया, कैसे वीन के नियम और रेले के नियम को जस्टिफाई किया गया, ये चीज आपसे पूछेगा, ठीक? स्टीफन का नियम नहीं पूछे, रेयर है। ये एक छोटा सा स्पेक्ट्रम डायग्राम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्या डायग्राम, क्या क्या रेंज होता है। एक रीडिंग करिएगा तो दिमाग में विजुअलाइज हो जाएगा कि वेव्स कहाँ पे सघन होते हैं, छोटे होते हैं, कहाँ पे मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, कहाँ पे वो दूर दूर होते हैं, उनका एम्पलीट्यूड कम होता है। ऐसा होता है तो क्या नाम होता है, ऐसा होता है तो क्या नाम होता है, विजिबल लाइट कैसे दिखाई देता है, ये उसका एक आइडिया है। एक रीडिंग करिएगा तो माइक्रोवेव, रडार, रेडियो, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, ये सब समझ में आएगा आपको, ठीक? तो स्टूडेंट यहाँ तक मैंने बहुत अच्छा, तो मुझे खुद ही किसी टॉपिक को हल्का-फुल्का समझाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन क्विक रिवीजन है। एक क्विक रिवीजन इसी तरीके से बात होगी जो घंटे डेढ़ घंटे में हम अपने पूरे-पूरे पेपर पे डिस्कस कर लें और फिर अपने पढ़ाई की जो प्लानिंग है उसको उस आधार पे बना लें, है ना? ये कोशिश होती है। तो हमने वही करने का मैंने प्रयास किया है यहाँ पे और मे बी स्टूडेंट्स जैसा चाहते थे, आई होप मैं वैसा इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको नॉलेज दे पाया होऊंगा कि वन शॉट में हम इस पूरे सिलेबस को डिस्कस करें, स्टडी करें ताकि हम अपने एग्ज़ाम के समय इसे अच्छे से हम मैक्सिमाइज़ कर सकें अपने स्कोर को, ठीक? तो चूँकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का पेपर हो चुका है, मैंने बताया आपको। आप लोग जैसे दुर्ग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, आप लोग देख रहे हो, तो आई होप आपको इससे थोड़ा बहुत हेल्प तो होगा यार, है ना? और जो तरीका मैंने बताया उस सबको यूज़ करिए। बहुत-बहुत ज़्यादा अगर टाइम कम है तो वीडियो फॉर्म में मत रहिएगा। थोड़ा-सा नोट्स से भी लिख-लिख के अंडरस्टैंड करके पढ़ लीजिए, है ना? तो हो जाएगा, आप अच्छे मार्क्स करेंगे, मुझे पता है आप अच्छे परफ़ॉर्म करिएगा, रिलैक्स रहिए और फिर बहुत जल्द 4th सेमेस्टर मैं चालू करने वाला हूँ। फ़रवरी से फरवरी के मंथ से हम चालू कर देंगे क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में अब नेक्स्ट 4th सेमेस्टर भी चालू हो गया है और इस बार आप लोगों के लिए मैं मैथ्स के भी इम्पोर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड कराऊँगा। फिज़िक्स के तो भई देखो दोनों डीएसई और डीएसई दोनों मैं कंटेंट अच्छे से कंप्लीट करा दूँगा क्योंकि फिज़िक्स मेरा फ़ील्ड है ना? और मैथ्स के भी इस साल इस सॉरी 4th सेमेस्टर में मैथ्स के 2 पेपर हैं आपके पास। एक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और एक है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स चूँकि फिज़िक्स से जुड़ा हुआ है तो वो अच्छे से मैं करा दूँगा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे हम लोगों ने डीएसई किए थे उस वैसे भी मैं इस सेमेस्टर में आप लोगों को अच्छे से करा दूँगा, है ना? तो टोटल आपके मैथ्स के दोनों डीएससी, डीएसई और फिज़िक्स के भी दोनों डीएससी और डीएसई के ठीक-ठाक कंटेंट मैं आप लोगों को 4th सेमेस्टर में कराऊँगा। फरवरी से हम चालू कर देंगे, तब तक आप लोग अपने पेपर दे के फ्री हो जाए रहेंगे, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स आपके एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली फॉर द
दुर्ग यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स। आपके और भी जो भी डाउट्स हैं, अगर एग्ज़ाम से पहले जो भी मुझसे हो पाता है, मैं आप लोगों को डिलीवर करूँगा। जैसा भी डाउट रहेगा आप मुझसे शेयर करेंगे, ठीक है? तो थैंक यू। वीडियो लंबा है, पॉज़ कर के आप सब देखे हैं और अगर आपको बेनिफिट होता है तो अच्छी बात है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अच्छे से दिलाइए एग्ज़ाम, रिलैक्स रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर चैलेंजिंग है, फिज़िक्स है, सीखने में अच्छा रहता है। सारी चीज़ें अच्छे से आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं बहुत जल्द। अब हम लोग अपने 4th सेमेस्टर को चालू करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, है ना? ठीक है? थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।